बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल हमारा बाइट ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज ईद का पहला रोज़ बहुत ज़्यादा तैयारियां होती हैं और बहुत कुछ हमने सोच कर रखा होता है। स्पेशली चांद रात की जब बात करते हैं तो अपनी पूरी तैयारी करने की हम कोशिश करते हैं कि आज चांद रात है, कल ईद का पहला रोज़ है, तो हमें क्या कुछ करना है, क्या पकाना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है और स्पेशली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि किस किस से हमने ईदी बटोरनी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चांद रात को प्लान करने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ईद का पहला रोज़ आता है इतना मसरूफ़ हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारी जो माएँ हैं, उनकी जो हमारे बड़े जिन्होंने घर किचन स्पेशली संभालना होता है, वो तो बिज़ी होती हैं कि आज हमने मीठे में क्या बनाना है, आज हमने स्पेशल नमकीन खाने जो हैं वो क्या बनाने हैं, हमारे घर में कौन कौन आने वाला है और किस तरह से सबकी हमने खिदमत करनी है। माएँ तो बेचारी जो है वो पूरा दिन किचन में गुजार देती हैं और जो हमारे जैसे कुछ यंगस्टर्स होते हैं या बच्चे होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जनाब बड़े कब घर आएंगे और कब हम उनसे ईदी वसूल करने वाले हैं। तो ये चीज़ें, ये गहमा गहमी, ये तैयारियां, ये हलचल, यही ईद की खुशियाँ होती हैं और यकीनन इसी तरह ईद को गुजारना चाहिए, इसी तरह खुशगवार और मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम आप लोगों के साथ अपनी ईद मनाते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप हमारी फैमिली हैं, ये सच टीवी हमारी फैमिली है। तो मैं सच टीवी के मैनेजमेंट की तरफ से भी आप तमाम देखने वालों को ईद की ढेरों जो खुशियां हैं उसकी मुबारकबाद जो है वो पेश करती हूँ। आपको पता है कि हमेशा हम स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं, उसमें होता भी कुछ स्पेशल ही है। तो जनाब आज भी आप तैयार हो जाए क्योंकि आज भी हमारा ये जो ईद का पहला रोज़ है, ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ईद की, इसमें स्पेशल ही होने वाला है क्योंकि आप सबके फेवरेट, मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों की पसंदीदा शख्सियात आज हमारे साथ हमारी इस ट्रांसमिशन में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और यकीनन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि फ़ैमिली को छोड़ के, क्योंकि ईद का पहला रोज़ होता है, हम घर में हमने बड़ी तैयारियां करनी होती हैं, तो अपनी फ़ैमिली को, अपने बच्चों को, घर वालों को छोड़ के जब वो यहाँ हमारे दरमियान है तो यकीनन उनके शुक्रिया अदा जो है वो हमें करना चाहिए। तो जनाब बिना टाइम वेस्ट किए मैं हमारे मेहमानों की जानिब बढ़ती हूँ, उनका तारुफ करवाती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ ना ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। कहते हैं कि जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं या जो बड़ी मारूफ शख्सियात होती हैं, ईदें तो उनकी होती हैं ना, बड़ी खुशगवार तरीके से वो ईद गुजारते हैं और बड़ी ग्लैमरस तरीके से। कितनी सदाकत है इस बात में, ये आज आप जान जाएंगे। और स्पेशली जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एंकर्स हैं, ख़ासकर आज उनकी बात होगी क्योंकि हमारे जो सारे गेस्ट आज के जो आज 4 मारूफ शख्सियात हमारे साथ इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है, वो चारों माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुझे उनका यकीनन तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं जैसे ही नाम लूँगी, आप जैसे ही उन्हें देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये तो हम सब की पसंदीदा मारूफ शख्सियात हैं। हमारे आज के पहले मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, यकीनन अगर मैं बात करूँ बहुत ही पोलाइट पर्सनालिटी हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। और अगर मैं बात करूँ हमारे सच टीवी की, तो हमारे सच टीवी का वो हिस्सा है और बहुत ही फैमिली की तरह पोलाइट तरीके से वो सबको जो है वो साथ देकर चलते हैं। सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं जी, अमीर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको और थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया फैमिली को छोड़ के। आज सच टीवी की इस फैमिली में आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन अगले गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। अगली हमारी जो गेस्ट हैं यकीनन वो भी हमारी सच की इस फैमिली का हिस्सा ही है और अपनी जो घर वाली फैमिली है, जो यानी कि माँ बाप, बच्चे, हस्बैंड, उनको छोड़ के जब आप अपनी, वैसे हम सच को ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा इन्हीं के साथ गुजरता है, तो ये हमारी मेन फैमिली बन जाती है। बिना टाइम वेस्ट किए उनकी तरफ लेके चलती हूँ। आप भी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ हैं जी, बतूल राजपूत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बतूल, कैसी हैं आप? आई एम गुड। ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको पहले गरीदा को इंट्रोड्यूस करना था। शी इज लुकिंग प्रिटियर, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल हम उन्हीं की तरफ जा रहे हैं कि जो सच की हमारी फैमिली, खवातीन की आपस में शुरू हो गई है कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को, अभी से शुरू हो गई। तो जनाब मैं बिना टाइम वेस्ट किए उन्हीं की तरफ आ जाती हूँ। गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ है, यकीनन आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। खैर मुबारक आपको भी। अमीर अब्बास साहब को ईद मुबारक, बतूल राजपूत साहिबा को ईद मुबारक। मैं बोली नहीं बीच में, बट शी इज एक्चुअली लुकिंग प्रिटी एंड ये खवातीन का शुरू
हो गया. Yes. Be jealous, man. Oh my Be God. jealous about नाज़ी, it. तैयार हो जाए आज के शो में. लेकिन बड़ा अच्छा मजा मर्द आएगा. ऐसे होते हैं एक दूसरे की तारीफ नहीं नहीं करते. होता कि खवातीन तारीफ कर सकती हैं. Girls ये लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ नहीं करते. भैया वो मेरे साथ वाले मर्द को आप इंट्रोड्यूस भी नहीं होने देंगे. मैं वही कह आपको रही हूँ. तो ये भी यहाँ से देखिए. You look so good, भाई Batul. जनाब हमारे Give it back to साथ me. हमारी फैमिली का हिस्सा अरसलान खालिद साहब मौजूद हैं जो कि सच का हिस्सा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम. मुबारक हो. देखिए शुरू हो अरसलान गई बहुत हमारी खूबसूरत तमाम लग रहे हैं. सर आप ज्यादा Batul कितनी प्यारी लग रही है. ये ब्लैक कलर बहुत सूट कर रहा बहुत है. अजीब साइड कर रहे हैं. इसीलिए मैंने कहा सन जल्दी से आपका तारुफ करवा दूं क्योंकि फैमिली आपस में शुरू हो गई है. तो मुझे ये बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे कि मैं आपका तारुफ करवा सकूं. सो उसके लिए माजरत. हम ये मार्जिन देते हैं खवातीन को, कोई मसला है. वेल अब आप ही लोग मुझे बताएं कि मैं खवातीन लेडीज फर्स्ट करूं या नहीं जेंट्स. मेरा ख्याल आप स्टार्ट करें. बतूल से शुरू करें या मेरा वो आज ज़्यादा अच्छी जहाँ लग से रही है. I mean you are the anchor person of this transmission. पहले हम जहाँ से ये- मर्जी स्टार्ट करना है. ऑलराइट, तो हम अमीर अब्बास साहब आप ही से स्टार्ट करना चाहेंगे. रमजान कैसा गुजरा पहले तो हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताएं. बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह. और माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन हमारी रमज़ान की लीड की. थैंक यू सो मच. अरसलान बतूल का प्रोग्राम बहुत अच्छे रहे हमारे. और वैसे तो सियासी हलचल ही रही है. रोज सुबह इलेक्शन करवा के सोते थे और रात को एक नया फैसला होता था. तो रमजान तो इसी तरह से रमज़ान गुजर इसी गया. गहमा-गहमी में. इसी गहमा-गहमी में गुजर. लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे ख्याल मजबूरी तौर पे पाकिस्तान में अच्छे दिन रहे. ग्रेट ग्रेट. बतूल आपका रमजान कैसा गुजरा? मेरा रमज़ान बहुत हेक्टिक था. और इतनी सोच के आप जवाब देने लगे हमें अंदाजा हो गया था. हाँ, लिटरली रमज़ान हेक्टिक होता है क्योंकि हाँ. सुबह सुबह बच्चों सहरी के लिए भी उठे, फिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी उठे, माओं के लिए बड़ा और मुश्किल होता है. फिर जब मुझे लिखना होता है तो मैं रात को लिखती हूँ लेट नाइट. अच्छा. तो आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग और मैं बहुत कम सोने का मौका मिलता हाय, है. हाय, हाय. और फिर रोज़ा भी, और मुझे खाना चाहिए होता है. आई नीड फूड ऑल द टाइम. फूडी हैं. तो ये फिर भी मेरे लिए पूछूंगी मुश्किल आपको होता है. पकाना कितना पसंद है? पकाना इज नॉट माय डिपार्टमेंट. ये बतूल ने आपको क्यों दिया कि आपकी टेबल ईद के दिन खाली है? Yes, exactly. वो भी ईद के दिन खाली क्यों है? कोशिश करते हैं सवैया थोड़ी देर कहाँ बाद है? भर शीर जाए. खुरमा कहाँ है? मिठाई किधर है? वो बन रहा है, अभी पक रहा है. अच्छा गई तो आपकी तरफ आ जाते हैं. रमजान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा. अच्छा हमेशा ऐसा होता था जैसा अमीर ने कहा कि इस दफ़ा का रमज़ान बहुत हेक्टिक. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि बतूल वर्किंग वुमेन, फिर माशाल्लाह डोमेस्टिक लेडी, हाउसवाइफ, मदर, इनके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा. बट मी बीइंग अ सिंगल पर्सन, सिंगल लड़की, मेरे लिए बहुत रमज़ान हमेशा से हेक्टिक रहा है पिछले कम से कम 5-6 रमज़ान में. सो मुझे ये होता था कि मुझे इबादत करने का उस तरह से मौका नहीं मिलता था. बट इस रमज़ान में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, डिस्पाइट की चीज़ें बहुत हेक्टिक थी, बहुत डिमांडिंग थी, बट समहाउ द अदर आई डिड गेट द टाइम दिस रमज़ान कि मैं अच्छी इबादत कर सकूं, जितनी मतलब आपका दिल मुतमईन हो जाए, आपका दिल खुश हो जाए. सही कफारे अदा किए आपने. कफारे अदा किया एग्जैक्टली मैंने. तो इस रमज़ान में देयर इज समथिंग एल्स, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट देयर इज समथिंग एल्स कि मुझे खुशी हुई है इस रमज़ान में, सुकून ज़्यादा मिला है. अल्लाह सबके सबसे रोज़े बड़ी कबूल बात करे. है. आमीन, अल्लाह सबकी इबादत कबूल करे, जिसने जो इबादत नेकियां दुआएं की हैं. सो दैट आई कैन से. जबरदस्त जी. अरसलान आपसे ना पूछें तो जी हो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सकता. बहुत अच्छा गुजरा रमज़ान. और जिस तरह अमीर अब्बास साहब कह रहे थे, ये अमीर दूसरा अब्बास रमज़ान साहब, मुबारक सर, है सारे आपके पीछे हैं. जिसमें नहीं, वो हमने एक दूसरे को तो कॉम्प्लीमेंट करना है. अमीर अब्बास साहब ने कहा था कि रमजान इस दफा इसमें ये गहमा गहमी थी. सारे आपके पीछे हैं. नहीं, इट्स अ फैक्ट कि ये दूसरा रमज़ान मुबारक है जिसमें आप देखें कि पॉलिटिकल फ्रंट पे हाँ बहुत ज्यादा, पिछले साल भी एग्जैक्टली पिछले साल 9 साल अप्रैल भी, हाँ. की जो तारीख थी उस पे जो कुछ हो रहा था, Same, रमज़ान का exactly. महीना था. बिल्कुल ऐसे ही है. और अब जो इलेक्शंस की बात इन्होंने की तो हेक्टिक रहा. जहाँ पर 2 रमज़ान मुबारक से पहले की मैं बात करूँ तो शायद वर्क वाइज उतना हेक्टिक नहीं होता था. लेकिन इस मरतबा चूंकि पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा था तो काम भी ज़्यादा था. ईद की बात करें तो उसमें वो कोविड का हाँ 2 साल कोविड का असर रहा. बिल्कुल ऐसे ही. कोविड का और असर अब रहा या फिर वैसे भी election, एक सियासत और ये चीजें इसमें चीज़ें रमज़ान के महीने में यूजुअली ज़्यादा हैपनिंग्स नहीं होती थी. उतना कुछ हो नहीं रहा होता था 2 साल पहले तक. लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ हुआ तो काफ़ी हैपनिंग रमज़ान गुजरा. वर्क वाइज हैक्टिक भी रहा. जी बिल्कुल. बल्कि वैसे हमने सोचा नहीं था कोविड के दिनों में कि हम इतनी जल्दी यूं इकट्ठे भी बैठ सकेंगे. 2 साल के अंदर exactly. उस वक्त तो लगता था पता नहीं कई साल लग जाएंगे लोगों के रियूनियन पाकिस्तान में. पे कोई खास करम रहा है अल्लाह का कि बहुत जल्दी हम लोगों ने जो है ना वो एक फ्लैशबैक किया, बड़ा जल्दी हम लोगों ने हालांकि अभी भी दुनिया के कई मुल्कों में ये ऐसा वेव अभी भी ऑन एंड ऑफ आ दोबारा रही है. आ रही है. चाइना में है जहाँ से बल्कि अमेरिका में भी कुछ हाँ exactly कुछ दोबारा दोस्तों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अभी भी हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं 3 साल के हमें बाद तो भी. शुक्र अदा करना चाहिए. फिर शुक्र सिर्फ पाकिस्तान में कुछ टेलकोज ऐसी हैं जो अभी तक वर्क फ्रॉम होम पे हैं. अच्छा जी
ओके, अब मेरे पास अब जैसे ईद का चांद नजर आ जाए तो जैसे मैंने एक तो चांद ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है, इस दफा भी वो मसला बना अच्छा, रमजान का चांद ढूंढने में बड़ा मसला, ईद रमजान के के आने का चांद चांद भी और रमजान की जाने जाने का का भी जो चांद का चांद चांद। है, ये चांद के बड़े रोले बन जाते हैं, चांद नजर नहीं आता। तो जैसे मैंने कहा ना कि चांद नजर आता है तो हम बड़ी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, Missing तो purple. तो ये जैसे चांद नजर आता है तो क्या माइंड में क्या आता है कि ईद के पहले रोज में क्या क्या करूंगा? देखिए ईद का जो पहला रोज है ना वो तो हम तो फैमिली सिस्टम हमारा बड़ा फैमिली सिस्टम है, तो हम तो ईद उसमें मनाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। जबरदस्त। बहुत सारी फैमिलीज में अब रीयूनियन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। मैंने देखा कि बहुत सारी फैमिलीज जो स्कैटर हो जाती हैं, जैसे कोई लाहौर शिफ्ट हो गया, कोई कराची चला गया, कोई इस्लामाबाद आ गया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम सब इकट्ठे होते जबरदस्त। हैं। सो आज भी इकट्ठे हुए हैं उसी तरह से। आज भी हम इकट्ठे हैं यहाँ पे। ये भी फैमिली है यहाँ और दूसरी भी फैमिली है। सो दिन का आगाज़ जो है वो हस्ब रिवायत ईद की नमाज से होता है। जबरदस्त। उसके बाद फिर वो जो ईदी वाला जो आपने सबसे अभी मेरा ख्याल है वो छेड़ना है मौजूद बिल्कुल शायद, मैं वो छेड़ूंगी, फिर वो ईदी ना वाला हो, शुरू वो हो जाता बात है। एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता ना कि हमारी ट्रांसमिशन कंप्लीट तो हो। उसके बाद फिर हम जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने के लिए, वो आते हैं, तो 3 दिन तो बस इसी तरह से मिलना मिलाना, मिलना। इधर जाना है उधर जाना है, इसको ईदी देनी है, उसको देनी है। ईदी मिलती है आपको? ना अब कहाँ मिलती है, अब तो ये अब सफेद हो गए बाल, तो अब ईदी नहीं मिलेगी। तो देनी पड़ती है अब तो। हाँ नहीं क्या, दिल तो बच्चा है ना जी। दिल तो बच्चा है लेकिन दिल को ईदी नहीं मिलती ना। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस सिलसिले को हम इसी तरह से जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी ब्रेक की जाने बढ़ना है, सो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें ईद स्पेशल। बतूल आप बताएं, ईदी का टॉपिक मैं बाद में छेड़ती हूँ, बस सर से हमने सर से ऐसा पूछा, आप बताएं कैसे कोई स्पेशल कोई तैयारियाँ होती हैं, जैसे चांद नज़र आ गया को भगदड़ मचा दी? हाँ, शादी से पहले और शादी के बाद की बिल्कुल अलग अलग मुख्तलिफ होती है। लाइफ। हालांकि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन मत शादी से पहले की तो मैं सो के गुजारती थी, बल्कि मुझे उलझन होती थी यार ये ईद मुबारक क्यों, इतना क्यों, क्या हो गया यार। ठीक है, लेकिन अब तो इट्स अ प्रॉपर एक्सरसाइज घर में। हाँ, ईद का सब जब चांद नज़र आता है तो हमारे घर में ये होता है कि अब सुबह क्या पकेगा, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि आंटी जो मेरी सास है पहले से सब कुछ फ्रेश करना है। अच्छा। तो जब ईद का चांद नज़र आया तो किचन एक्टिव हो जाता है। हाँ। और फिर सुबह बच्चों को नमाज के लिए उठाना होता है, और मेरा बेटा अपने बाबा के साथ मस्जिद जाता है, तो फिर मुझे भी ये प्रिटेंड करना पड़ता है कि आई एम द मोस्ट एक्टिव मदर इन द वर्ल्ड। और नमाज की जो पाबंदी है वो बहुत ज़रूरी है, और उठे बेटा मस्जिद जाए। और फिर उसको तो मैं नींद में भेज देती हूँ, लेकिन जब तक वो आता है मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं तैयार हो गई हूँ, और उसको पता लग जाता है कि अगर मैं तैयार हूँ या नहीं। तो बच्चों के लिए आपको करना पड़ता है। और फिर ईदी वाला मैं तो लेती हूँ ईदी। हाँ, मैं अपने हस्बैंड से ईदी लेती हूँ, तो मुझे लेनी क्यों नहीं भाई, भाई ईदी चाहिए, और ख़वातीन ईदी ना ले ऐसा हो नहीं सकता। और जो मेरी ममा है शी इज़ वेरी काइंड, वो अभी भी किसी मौके पर अगर शी इज़ अराउंड तो वो ज़रूरी थी। माशाल्लाह, लेकिन मैं आई एम ऑलवेज एट गिविंग एंड इन माई लाइफ फॉर एनी रीज़न, तो मैं मुझे देना पसंद है ईदी। ये तो अच्छी बात है, देनी हुई तो बड़ों को चाहिए, लेकिन एक होता है ना लेने तो हमारे घर में बहुत ये लोग भी। होते हैं, सेलिब्रेटेड अफेयर होता है। जैसे अमी ने कहा था कि रिवायत कम हो गई है लोगों में, लेकिन हमारे घर में वी आर एटलीस्ट 20 प्लस पीपल दैट वी लिव टुगेदर, तो हमारी तो 3 दिन कम पड़ जाते हैं एक दूसरे से मिलने हम में। 50 से ज्यादा लोग ओह शायद ये जी बाजी ले गया और आपसे। और दो तीन कजन्स की शादी अभी मेरी ईद से कुछ दिन पहले हुई थी, तो वो भी एक पेयर वो भी ऐड हो गया आप समझ। तो जोड़े कम पड़ जाते हैं और घर ज्यादा है यार। अब दिन जोड़ा कम, change टाइम कम पड़ गया और लोग ज्यादा हैं। हाँ। वरीदा साहिबा आप बताएं। मेरी बहुत लाविश होती है ईद, लेकिन थोड़ी लेट उठती है क्योंकि फैमिली ज़रा लेट आती है, सारी बहन भाई मैरिड हैं, सो अपने घरों में ईद मना के अपना काम फिर करके एग्जैक्टली घर का उसके तो बाद। फिर उसके बाद फिर सब जो है वो आके मिलते हैं, या मैं उनके पास जाती हूँ तो फिर वो मुलाकात होती है। तो फिर मेरे पास अभी ये लिबर्टी मौजूद है कि मैं ईद के दिन सुकून से आराम से सो के उठे। अच्छा, ये पता है हर ईद का अपना एक टाइम होता है। आप जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत जोश होता है कि सुबह सुबह उठना है, और भाइयों ने जाना है अब्बू के साथ, ईद मनाने के लिए जाना है, नमाज पढ़ने के लिए जाना है, और वो अब्बू वापस आएंगे तो बाकी लोग वापस आएंगे, चचा वगैरह, तो आपने सबसे ईदी बटौनी है। अच्छा, मैं बड़ा इंतजार करती थी। तो वो इवन कभी कभी तो चांद रात को सोती नहीं थी
ये मुझे आज भी याद अच्छा है। सबसे वैसे इवन दो कि हर एज की ईद का अपना मजा अपना होता है, होता लेकिन है, जो हाँ। बचपन की ईद होती है ना वो क्या उसका बात। उसमें कोई एक बिला वजह की substitute खुशी होती है, बिला ऐसे वजह ही की। हर आपने नए त्योहार कपड़े की की हर खुशी बहन है, आपने नए कपड़े प्रेस करके हम लोग तो बेड पे रख लिया करते थे सारे बच्चे ना अपने अपने कपड़े। अच्छा जैसे शॉपिंग कर रहे थे तो बचपन की बार बार जाके ना कबर्ड में देखते थे अपने कपड़ों को। अच्छा हम लोग तो प्रेस करके ना सारे, बिकॉज हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अब तो खैर नहीं हाँ, मेरे रहा, साथ तो उसमें हम लोग बहुत सारे कजन्स थे, टिंग 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 हर ढेर साइज सारे। का, हमारे घर में एक हर ही साइज का साइज बच्चा, हर का, साइज एक ही का। साइज के बच्चे थे तो सारे एक थे, और टीनेजर्स थे तो सारे एक थे, और एडल्ट्स थे तो सारे एक थे। तो वो हर एक का अपना अपना एज ग्रुप होता था ना, तो हम वो छोटे टिंग 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 छोटे बच्चे ना सारे, वो लड़के लड़कियां सब हम अलग अलग, हम लोग अपने कपड़े प्रेस करके रख लेने साइड पे, और मतलब और मेहंदी लगवानी है, तो वो सारा वो वाला चार्म, वो वाला एलिमेंट खत्म हो गया, बट अभी भी लाविश होती है। मेहंदी से अच्छा याद वो आया कपड़ों को बार बार मैं भी वैसे देखता था जैसे आप बता रही हैं ना, Seriously, खोल के ये सुबह ही पहने हैं। कि कबर्ड में देखना कि ये कपड़े से वो पहनने होते, जब खरीद कर बाल, और अम्मा डांटती थी बस ठीक है ना आगे एक बार दिन पहन लेना। ऐसे मुझे कपड़ों का नहीं था, तो ज्वेलरी का ज्यादा होता है। अच्छा हाँ, मुझे ज्वेलरी अच्छी लगती थी बचपन में भी? टीनेज में, बचपन में। टीनेज में, अच्छा टीनेज में, हाँ मतलब मैक्सिमम चूड़ियां ही होती थी ना यार। अच्छा चूड़ियों का ऑफ कोर्स, चूड़ियों के बगैर। मजे की बात ये है कि आज हम तीनों खवातीन ने ना चूड़ियां पहनी ना मेहंदी अच्छा मेरे लगाई। साथ तो देख ये है कि मेहंदी मैं लगवाती नहीं, बिकॉज हमने प्रोग्राम करना होता है, तो वो फिर जाती नहीं है 3-4 दिन के बाद। तो मैं जब से काम स्टार्ट किया प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, तो मैं मेहंदी नहीं मतलब लगवाती। ये हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि एंकर मेहंदी नहीं लगाती हैं। लगाते हैं, लेकिन इतना अनटाइडी लगता है जब वो जिस तरह से Sacrifice करते हैं। इट कम्स ऑफ वेरी अनटाइडली, तो आप वर्किंग डेज में लगाना थोड़ा awkward। और मैं इसलिए ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, बच्चों को लग जाती है। हाँ ये बात It's very sharp edges खाना होते हैं, वाना तो I बनाना don't किचन में ये बतूल के लिए सब फूड लग रहा है। बतूल ने आते ही कहा था ना कि मुझे बहुत मैं भूख बहुत लगी foodie है, हूँ। बहुत फूडी हूँ, तो देखें जी आपकी नहीं फरमाइश मैं खुद पूरी भी हो रही बहुत फूडी हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं फूड के बगैर रह ना सकूँ, लेकिन आई मीन आई लव टू ईट। अच्छा ऐसे कौन रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता में कितने और ईद एक वाले दिन दिन रह तो सकेंगी, बिल्कुल 2 किसी दिन नहीं ऑनेस्टली खाना जब तो मैंने चाहिए। वेट पुट ऑन किया था, एंड यू पीपल नो दैट इन दोस लास्ट 2 years, सो उसके बाद मैंने डाइट बहुत कंट्रोल कर, सो नाउ आई कैन कंट्रोल इट। आपने काफी लूज किया है। अमित सर थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन, फॉर द लुकिंग कॉम्प्लीमेंट। सो ग्रेसफुल, आपने काफी थैंक लूज यू किया सो हुआ है। मच। अच्छा आप भी बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं जरा फोकस था खाने पे। देखा मुझे बस सारा आ रहा है कि मैं अरसलान ने तो कभी वेट पुट ऑन किया ही नहीं, आपकी पूरी वो वेट का मसला ही माशाल्लाह स्मार्ट है। ऊपर है। गॉड गिफ्टेड। अच्छा खाना बच्चों को बहुत पसंद है, बट कहाँ जाता है यार खाना? माय किड्स कीप मी रनिंग, आई एम ऑलवेज रनिंग, वाह दैट्स तो अमेजिंग। वो खाना गायब हो जाता है, इसलिए और भूख लग जाती आई है। थिंक ये शादी का सिर्फ एक अच्छा इफेक्ट है, ये सिर्फ एक प्रो है शादी का, कि आपका वेट लूज नहीं होता, बच्चों की वजह, सॉरी आपका वेट नहीं चढ़ता। और उसी में क्या बच्चों की मुझे वजह भागते इसमें मैं शादी को नहीं बच्चों को क्रेडिट दूंगी, शादी क्योंकि वो इतने तो बच्चे शादी के बाद ही आने हैं ना, ये शादी के बगैर भी आ जाने हैं शादी बच्चे। को ऐसे अच्छा हम ना जरा लेकिन शांति बच्चे से एक्टिव पूछ भी लेते होने हैं, चाहिए जिनके पीछे भागती क्योंकि रहे। मुझे लगता है कि आज 3 खवातीन हैं और 2 मेल हज़रात हैं, तो मर्द हज़रात को बोलने का अब मौका मेरे नहीं बच्चे मिलने जब वाला। दफ्तर आए हुए होते हैं, तो वो हर कमरे से लोग बाहर निकल के पूछ रहे होते हैं ये भाग कौन रहा है, तो उनके पीछे मैं भी भाग रही थी। अरसलान आपकी बताएं कैसी तैयारियां होती हैं? चांद रात बस खामोशी से गुजर जाती है या चांद फिर रात तो खामोशी से गुजर जाती है, ईद का आगाज़ जो है वो ईद के दिन क्या का आगाज़ प्लानिंग होती है? बस घर वालों के लिए कुछ जो चीज़ें लेके आनी, कुछ चीज़ें मैनेज करनी, चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं फॉर द नेक्स्ट डे, तो उसी को देख रहे होते हैं। और फिर ईद के दिन का आगाज़ ईद की नमाज की अदायगी से होता है, जबरदस्त। और उसके बाद मिलना मिलाना, दोपहर का खाना, फिर कहीं रात का खाना, फिर अगले दिन 3 दिन इसी तरह दावतें, और खाना ये मिलना, सारा खाना मामला मिलना, चलता यही रहता चलता है। रहता है। और उसके साथ साथ चूँकि एक तवील अरसे तक मैं रेडियो करता रहूँ, तो पहले चांद रात हम रेडियो शोज़ में गुजरती थी, दिन रेडियो शोज़ में, फिर टेलीविज़न पे, फिर घर के साथ। तो पहले तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती थी, अब कंपैरेटिवली कम है, ज़्यादा वक्त फैमिली के साथ गुजरता है। लेकिन अभी तो आप हमारे साथ हैं, अभी आपके साथ अभी आपकी फैमिली हम सब है जी, ये भी एक आपकी फैमिली है। फैमिली है। बिल्कुल फैमिली। अच्छा जी, अमीर अब्बास सब खाने में मसरूफ है, तो हम खाने के हवाले से इनसे पूछ लेते हैं। वो तो साथ साथ आपको पता है जरूरी है, 30 दिन के रोज़ों के बाद बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब आज पहले दिन भी ना खाएं तो नहीं नहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने से ही मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कुकिंग आती है आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही अच्छा पता भी क्या एक्सपेक्ट करी थी कि आप बोलेंगे कि क्यों नहीं आता। हाँ मैं भी यही कि हाँ बिल्कुल मैं बड़े शौक से कुकिंग करता हूँ। मैं वैसे फ्रैंकली अगर आप मुझे कहें ना अंडा बॉईल करने के वो भी लिए, नहीं आएगा। हाँ मैं पानी में अंडा डाल दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उसको कितनी देर में बॉईल होगा ये? अच्छा गेस करो भला, हाँ गेस कर गेस करो कितनी कितने देर में मिनट अंडा बॉईल होता होगा। कितना टाइम लगता होगा? मेरा ख्याल जब वो अच्छा फूल ओके मैं जब फूल जाएगा अच्छा मैं अमीर मैं आपको एक ट्रिक हिंट देती हूँ, ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स में मिनट 5 मिनट
3 minutes. मिनट 3 मिनट्स अच्छा 3 minutes, seriously. अच्छा, I I thought mean, शायद that 20 depends कि मिनट आपने लगते हार्ड बॉयल खाना है या आपने सॉफ्ट बॉयल खाना है, because लेकिन मेरा खाने अंडा के तो काबिल हो जाता है। 10 से 12 मिनट में बॉयल होता है. 10 से 12 Yes, because that has to be hard boiled. नहीं तो फिर hard तो आप boil वही में इतना फिर तो वो time फूल लग जाएगा वो ना फट नहीं, जाता है, अंडा नहीं cracks आ फूलता. जाते हैं। अंडा नहीं फूलता. मतलब फट जाएगा नहीं फटेगा. फट यहाँ जाएगा से फटता भी यहाँ नहीं. से अंदाजा लगा सकते हैं नहीं, अगर आप उसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, हम डाल आपको टिप दे रहे हैं. अच्छा. तो अंडा क्रैक नहीं होगा. अच्छा नमक डालेंगे तो Next time. फिर- पील करने में भी आसान रहेगा. अच्छा ये But 3 minutes का आपका ये soft trick मुझे boil भी नहीं रहेगा. पता था वैसे, ये नमक वाला. नहीं ये तो नमक कर टिप सकते है, हैं. ये तो टिप है। नमक कर सकते हैं या आप कोई भी स्टेनलेस स्टील का स्पून डाल सकते हैं पानी के अंदर. उससे वो टूटेगा नहीं कभी टाइम। यहाँ से अंदाजा लगे कि कुकिंग Tips. का बड़ा शौक होगा तो हम आप ही की तरफ आ जाते Absolutely, हैं. absolutely. टोटके सुनिए। I'm a pro cook. क्या I can cook anything and everything. और इसीलिए जो मर्द खाना बना सकते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते अच्छा एक तो कंडीशन बता दी है हैं. एक condition बता नोट कर दीजिए. ले अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। जो मर्द खाना बना सकते हैं. ठीक है. ओके आप खुद क्या अच्छा लेकिन आप मेरे बारे में पूछना चाह रही हैं या मर्दों के बारे में पूछना चाह रही हैं या जो मर्द मुझे पसंद है उनके बारे में उनके बारे में पूछना चाह रही हैं. आप इससे पूछना चाह रही है ये क्या बना सकती है, इनसे पूछना चाह रही है कि मतलब ये क्या चाहती हैं क्या चाहती कि जो इनको मर्द पसंद आए उसमें क्या खुसूसियात नहीं हो. ये गरीदा पूछना बस चाह रही बोलना हूँ शुरू कर कि देते आप Please, thank you so कसम much. से यार हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में। कि आप नहीं नहीं वैसे हस्बैंड कैन कुक. हाँ Your वैसे- husband can cook. की आपने वैसे चेकलिस्ट अपनी शुरू तो कर दी है तो चेकलिस्ट पूरी करवा लें पहली तो कुकिंग होगी ना नहीं, आप उनके हस्बैंड के बारे में पूछ सकते हैं. His लेकिन पहले गरीदा को क्योंकि मुझे तो हस्बैंड मिल गया वो तो कर चुकी है ना इंतखाब वो तो अब वहाँ पे भी जरूरत है आप मुझे बताएं क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए खाने में. हस्बैंड में एक तो खाना पकाना गरीदा गरीदा खाना पकाना योर एक तो आपको खाना पकाने वाले अभी मर्द आपको बताना है अभी आपको बताना है खाना पकाने वाला मर्द. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी अ जेंटलमैन. जरूरत है. अच्छा जेंटलमैन भी वैसे रिलेटिव टर्म Gentleman, well-mannered पकाने is the genuine इज्जत देना. अच्छा पता है क्या खवातीन को पता चल जाता है. कोई मर्द अगर genuine इज्जत दे रहा है बतूर ये सेकंड. अल्लाह साई पाक साई ने की ये आवाज आ रही रखी है हुई है. Yes. एक आगे The barbecue. ये साई साई की आवाज आ रही Barbecue is here. अच्छा अब जी So a well-mannered person, polite like Amir Abbas, है थैंक यू and of course मैं well-mannered. मैं Amir आपको is very सर्व मेरे ख्याल well-mannered. से सारी मैं आपको खसूसियात सर्व And sense of humor अच्छा होना चाहिए. And of course looks matter the most. अच्छा ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर वाला मुतालबा है ना गरीदा उसको इतना ओवर एस्टिमेट कर देते हैं ना कि बंदा हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोकर बन जाएं. छिचोरापन छिचोरापन नहीं होना चाहिए, seriously seriously. सिर्फ एक इंटेलेक्ट चाहिए हाँ, Sense of exactly. humor चाहिए, पागलपन नहीं चाहिए वो सेंस ऑफ ह्यूमर अजीब लेकिन आजकल कुछ पागलपन नहीं आपको नजर आता ज्यादातर. I think maturity नहीं है आजकल के लड़कों में ज्यादा. अच्छा मुझे They are मुझे लगता है quite कि जो immature. गरीदा कहना चाह रही है ना जो हमें चाहिए वो इंटेलेक्ट है जब आप Yes. आपका इंटेलेक्ट होता है तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी खुद से आ जाता है Absolutely. लेकिन कुकिंग मस्ट है And cooking is yes absolutely. ये वो यहाँ पे हम वो जरूरत रिश्ता का इश्तिहार ले रहे हैं. नहीं बिल्कुल बिल्कुल गरीदा अच्छा वैसे नीचे चल रहा है हमने फिर मेरे ख्याल अच्छे वक्त में शादी कर ली थी उस वक्त कुकिंग की इतनी शराइत नहीं थी. बिल्कुल यही शराइत थी, बिल्कुल. अब आप ये पूछ सकती है कि और इतने मेरी सारे तो गायबाना दुआ पूरी हो गई है क्योंकि अल्लाह ताला को पता था ये तो करनी पड़ेगी बेचारे। Mashallah. I mean, I absolutely adore those men who can cook because this is a really good. ठीक है आनी चाहिए इतना तो है कि अपनी अब वाइफ आप पूछेंगे कि इतने सारे खसूसियात आपको चाहिए, इतने सारे लड़के कहाँ से इकट्ठे करें हम? नहीं एक लड़के में ये सारी खसूसियात चाहिए. हमें ढेर सारे लड़के नहीं चाहिए, एक लड़का चाहिए. कुकिंग हो गई हैंडसम हो गए हैंडसम नहीं बोला गरीदा ने ठीक है नहीं मैंने कहा मैंने लुक्स बोले. looks बोले, हाँ, looks बोले. Absolutely. जरूरी है भाई. Intellect. डिसेंसी हो गई जेंटलमैन जेंटलमैन और तो इतने सारे लड़के कहाँ से इकट्ठे करेंगे आप? एक लड़के में सब कुछ कोशिश करेंगे हम ढूंढ ले. अच्छा मुश्किल काम है मुश्किल काम है. नहीं गरीदा हो जाएगा 3-4 में भी मुश्किल है मिलके ना, शायद ना, इतनी मुश्किल क्वालिटीज नहीं नहीं हो सकता ना. मुश्किल हो सकता इसीलिए है. हैप्पी बीइंग सिंगल, इसलिए सिंगल रहना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए. बतूल ये फिर रिकमेंडेड ये भी सही है मतलब सिंगल रहना चाहिए यानी कि हमने शादी करके बहुत बड़ा गुनाह कर नहीं मुझे लगता है कि उस लाइफ के अलग चैलेंजेस हैं इसके अलग चैलेंजेस हैं हाँ, अलग-अलग, लेकिन बिल्कुल. शादी एक इंस्टीट्यूशन के लिहाज से खूबसूरत है अगर ढंग से जाहिर है बंदे घर से हो वालों जाए ने तो। भी ये प्रोग्राम देखना है तो किससे हमें अच्छी बातें करनी चाहिए किससे देखते हैं घर वालों ने। घर वालों शादी के बाद से ही घर वाले बनते हैं जी मैं वही कह रहा नहीं हूँ लेकिन वो देख रहे होंगे ना तो इसलिए हमें अच्छी अच्छी बातें करनी कोई कंटेम्पचुअस किस्म की बात आप नहीं करते. भाई इतनी सीरियस बातें नहीं करते. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. इस सिलसिले को हम इसी तरह से जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी ब्रेक की जाने बढ़ना है. सो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें ईद स्पेशल.
आप बताएं, कुकिंग करनी आती? जी बिल्कुल नहीं, क्या नहीं आती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल वो मैं अंडा- अंदाजा अंडा लगा boil रहा था, वो मुझे लगा 20 मिनट में अंडा बॉईल होता है तो मैं तो आज मेरे लिए तो ऑड नंबर का ये वाकई ऑड ही लगता है। मेरे लिए बड़ी एक तो बहुत शॉकिंग ही बात odd है कि लगेगा। 3 मिनट में अंडा तैयार हो जाता है। आई नेवर ईटेबल, मैंने कहा था ईटेबल हो जाता है 3 मिनट्स। अच्छा, मुझे इसका भी बिल्कुल अंदाजा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आप खा सकते हैं उसको। नहीं, अगर हार्डली बॉयल करना तो 5 to 7 मिनट्स। अच्छा, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि शायद 20 मिनट का काम। 20 मिनट में तो आप एक्चुअली 20 मिनट में तो खाना बन जाएगा। खाना बन जाता है। खाना बन जाता है। बस आप अंदाजा लगा लें कि मैं कितना। कुकिंग का क्यों शौक नहीं है आपको? बंदे को खुद भी दिल बस होता है, मैं कभी- अपने कभी हाथों हुआ से ही कुछ नहीं। पका इनफैक्ट के मैं खाऊं जब- या अपनी बेगम लेकिन को आप तो खिलाऊं। शायद बाहर भी कि जर्मनी भी मैं रहे बिल्कुल हैं, रहा तो हूं। वहाँ पे उसके तो बावजूद नहीं। जी मैं बिल्कुल वहाँ पे भी रहा हूँ और वहाँ पे मैंने कोशिश भी की, बट बैक देन चूँकि वो 10 साल पहले की बात है, कोशिश में तो आपने ये कुछ आपके पकाया? मोबाइल और गूगल ट्रांसलेटर इतने होते नहीं थे, तो आपको ग्रोसरी करना वाज अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, वो जर्मन लैंग्वेज की डेफिनेटली वजह वो से तो मैं बस जो इंस्टेंट फूड होता है वो या फ्रोज़न फ्राइज़ ला के या फ्रूट अपने पास रखता था, तो इससे गुजारा करता था। हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ पे भी कभी कुकिंग करने की। लेकिन वैसे बाहर जो जाते हैं यंग लड़के पाकिस्तानी पढ़ने के लिए, या वो वो करते सब हैं करते cooking हैं। खुद से? अच्छा, हाँ जी, वो करते हैं कुकिंग, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अरसे तक बाहर का खाना भी नहीं खा सकते। फिर जर्मनी में हलाल फूड का मिलना इज़ बिग प्रॉब्लम। आपको हर जगह हलाल फूड नहीं मिलता। फिर जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स या इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो यूरोप पूरे में हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू अदर्स। तो कभी ईद जर्मनी की आपने? जी जी, मैंने 2 ईदें जर्मनी में की हैं। मैंने सवाल शुरू कर दिए। बिल्कुल, मैं वही यही कि 5 एंकर हैं, 4 माशाल्लाह मेरे सीनियर बैठे हैं, तो यहाँ मैंने सवाल करी, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है। तो ये प्रोग्राम का एक हुस्न है, तो आप बिल्कुल सवाल अच्छा, कर लेकिन ईद सकते हैं। पाकिस्तान में ही है। कोई ईद का कोई कॉन्सेप्ट आपको यूरोप में उस तरह से नज़र नहीं आता। मतलब एक ईद दो हमारे फैमिली मुल्क से में अपने फैमिली के साथ। मतलब जो यहाँ का कल्चर है, जिस तरह से आप नमाज पढ़, आपको ओवरऑल हर जगह पे फेस्टिवल लेकिन वहाँ पे भी असल मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तानी पॉपुलेशन के जहाँ क्लस्टर्स बने हुए हैं वो बिल्कुल वो तो एंजॉय करते जो मुस्लिम एक community अरसे से रह रहे हर किसी का अपना अपना हैं, जो एक वो- अरसे से रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो तो इकट्ठे भी होते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, एक दूसरे के घरों में भी जा रहे होते हैं, लेकिन वो फैमिलीज के दरमियान ज्यादा इस तरह का मामला हो मतलब रहा है। आपको पूरे मुल्क में Being a एनवायरनमेंट जहाँ bachelor मिल अगर आप जाता रह रहे है, हैं, यहाँ पूरे मुल्क का अपने एनवायरनमेंट मुल्क, आपको जहाँ मिल कहीं भी जाता आप है। जाएं, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आपको बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिसमस का मजा आपको आई मीन वहाँ पे आएगा कि जो क्रिश्चियन कंट्रीज है या जहाँ पे exactly, Christmas पूरा मनाई जाती है। माहौल होता है। बहुत पाकिस्तान में खूबसूरत Christmas क्रिसमस बाजार का होते हैं वहाँ। एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्रिसमस का मजा उतना नहीं नहीं। बिकॉज आपका पूरा मुल्क एक तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहा होता ना। अब मैं सीरियस सवाल करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे चारों जो है वो करंट अफेयर एंकर्स हैं। महंगाई का दौर है सर, तो ये वाली हाय। ईद, हाय हाय मैं दुखती रख पे हाथ रख दी है, तो ये वाली ईद क्या उसी तरह से हम मना पा रहे हैं या वही खुशियाँ हैं? वैसे मैं तो आपको बताऊँ फ्रैंकली, अगर मैं अपनी भी बताऊँ हाँ, तो मैं भी चूँकि मेरी भी एक फैमिली है, तो हम रिलेट कर सकते हैं ना कि लोगों की फैमिलीज किस तरह, ख़ास तौर पर रमज़ान में और ईद पे, तो ये तो एटलीस्ट 3 फोल्ड अखराजात लोगों के बढ़ गए हैं। बिल्कुल ऐसी मुश्किल। और बहुत सारे लोग इस दफ़ा ईद पे उन लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, लोगों ने ट्रैवल नहीं किया ईद पे, वो जहाँ हैं बस उन्होंने वहीं ईद की है। वहीं पे सिर्फ इस वजह से कि हम फ्यूल कैसे अफोर्ड कर सकें, कहीं जाएंगे किसी को ईदी मिलनी होगी, ईदी देनी होगी बच्चों को, सो उसने थोड़ा सा महंगाई ने थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ईद को गहना दिया है। हाँ, या वो जैसे चांद नवाब के उसमें चांद नवाब की लैंग्वेज बना कि लोग अपने प्यारों से मिलने अपने प्यारों से मिलने वगैरह भर भर के ट्रेनें जाया करती थी ऑब्वियसली वो लोगों को। ट्रेन को हमेशा से गरीब की सवारी कहा जाता सवारी कहा है, वो भी जाता था। इतनी महंगी हो गई है travelling, हाँ, सीरियसली। सो आई थिंक वो जो हम हमेशा कहते हैं ना कि रमज़ान का ईद का एक पैगाम है या एक मकसद ये होता है कि आप मार्केट्स में भी रश नहीं देखने को मिला शॉपिंग का। अच्छा, मुझे तो काफ़ी रश वैसे नजर आया। अच्छा, लेकिन एक पॉजिटिव जो साइड है जो खास तौर पे रमज़ान की, मैंने देखा है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पे इस रमज़ान में जितनी महंगाई थी, आप यकीन करें उतने ही आपको दस्तरखान ज़्यादा नज़र आए हैं, उतने ही अफ्तार लोगों ने ज़्यादा कराए हैं। 1-2 मरतबा मेरी अफ्तार का वक्त सड़क पे ही हो गया और मैं देख रहा था कि सिग्नल्स पे बच्चे भाग रहे हैं लोगों का रोज़ा अच्छा, खुलवाने के उस लिए, वक्त वहाँ चीज़ें पे। देने के लिए, हर सिग्नल पे आपको ये सूट नजर देखिए आ वो रही तो है। हमारी गिविंग है हाँ, ना, वो देंगे चैरिटी है ये काश giving वो है। हमारी इस पूरा दफा साल ज्यादा बरकरार इस रहे। दफा ज्यादा नजर वो भी आई बढ़ती है। जाती है। मैं कह रहा हूँ काश वो ये कि हमारे सारा लोगों साल में बरकरार रहे। Exactly. हमारा यही जज्बा जो रमज़ान के महीने अच्छा, ये मैंने कराची में बहुत देखा था जब मैं कराची में काम करती, कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स पे रोड्स पे लोग देते बिल्कुल होंगे। क्योंकि कराची में रश बहुत ज्यादा, ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत प्रॉब्लम। कई लोगों का इफ्तार तो रास्ते पे हो जाता है। रास्ते में होती है, खासतौर पे आया चंद्रगढ़ रोड और शारा वो रश फैसल की वजह से, हाँ। वो तो चूंकि चौक हो जाती है इफ्तार के करीब, तो लोगों का वहीं पे रोजा इफ्तार होता है। सो मेरे भी 2-3 दफा इत्तेफाक हुआ कि इफ्तार का टाइम बिल्कुल
गए। आईआई चंडीगढ़ रोड पे ऑफिस भी वहीं पर ही था। अच्छा। सो वहाँ पे बाकायदा आपको वो डिब्बे इफ्तार के लोग दे रहे होते हैं। कराची के लोगों में बहुत ज्यादा है ये। आई मीन पूरे पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तान में वैसे भी खैरात के लिए लोग बहुत मशहूर हैं, बट कराची का जो बिजनेसमैन है, कराची के नॉर्मल लोग भी जो हैं वो इतने सखी हैं, इतने खुले दिल के हैं, मतलब आपको लविश इफ्तार के डिब्बे और आपको जूस और आपको रोक रोक के देते हैं। और जो सॉरी जो बड़ी चैरिटी की या ये जो खास तौर पे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कराची बेस्ड है, जैसे सैलानी कराची में है, ज्यादा है, जेडीसी है, जी जी, ज्यादा कराची बेस्ड है। लाहौर में माशाल्लाह बहुत है, अखुवत बहुत अच्छा काम कर रही है डॉक्टर अमजद साकिब साहब की। हालांकि वो उतना ज़्यादा इसको मार्केट नहीं करते, बट बहुत बेहतरीन काम कर। सो वही आप वाला बात, इस दफ़ा महंगाई बढ़ गई है, लोगों के लिए कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है, तो ये जो अरसलान कहते कि लोगों में गिविंग का भी जज्बा ज़्यादा आ गया है, आपको ज़्यादा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से वो मैनेज कंपनसेट हो गया, कहीं ना कहीं से। खुदा का आप बताएं, सिस्टम। आप कैसे जो है वो 2022 की और 2023 की ईद को क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि लोग अपने फाइनेंसेस को लेके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, ना चाहते हुए। सीरियस हो गए? हाँ, रिस्पॉन्सिबल हो गए। मुझे याद है कि हम पिछली ईद पे शॉपिंग कर रहे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करी थी यही इन्फ्लेशन। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि देखो इन्फ्लेशन होती तो हर ब्रांड पे इतना रश होता। ही वाज सेइंग ऑपोजिट जो मैं कह रही थी। लिटरली लोगों की परचेजिंग पावर पिछले साल तक कम नहीं हुई थी। अच्छा। लेकिन अब वाकई परचेजिंग पावर कम हुई है लोगों की। हालांकि पिछले साल से ही, इस अप्रैल से आपका IMF से नहीं हो पा रहा मुआहदा, तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल टाइम है और दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये 40%, 43% पिछले 50 ईयर्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। बल्कि अब 65 कह रहे हैं। जी, और ये अगर आप वीकली, ये मैं आपको वीकली बता रही हूँ, वीकली आप 40 का फिगर टच कर रहे हैं आप। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि आपका IMF के साथ मुआहदा भी इतना डिले हो गया। और ये सिर्फ इसको हम ये सिर्फ एक सियासी आपको बात नहीं बता रही हूँ, ऐसा वाकई है कि इस वक्त जो US डॉलर है, US में आप इन्फ्लेशन देख लें, पाकिस्तान को छोड़िए, आप US की इन्फ्लेशन चेक करें, तो ये जो परचेजिंग पावर है लोगों की, ये ओवरऑल कम हुई है। लेकिन हमारे मुल्क में बिल्डर्स की नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल नहीं हुई। हमारे मुल्क में एक स्पेसिफिक एलीट की नहीं हुई। हाँ। जिसने हमारे मुल्क में टिम हॉर्टन्स भी खुल गया, मैकडोनल्ड अभी भी रन कर रहा है। तो वो जो मैं परचेजिंग पावर की बात कर रही हूँ ना, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। तो वो आपको, फिर मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे आप खुद कम स्पेंड करें ना, अगर आपके पास है भी तो आप कम स्पेंड करें। किसी को, मुझे लगता है किसी को आपको देख के ज्यादा तकलीफ होती है, तो शो ऑफ नहीं करें। यही हम कर सकते हैं, अगर आप हमारे पास कंट्रोल कर लें तो किसी के फिर पास काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। क्लास डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, मिडिल क्लास स्क्वीज होती जा रही है, और जो एलीट है, जो रिच क्लास है, वो मजीद रिच होती जा रही है। सो ये जो क्लास डिस्पैरिटी है, ये इस महंगाई की वजह से, और ये हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हमारा सिस्टम इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, हमारी गवर्नमेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं करती कि आपका करप्शन का बड़ा प्रॉब्लम आपकी गुर्बत की वजह से होता है। अगर लोगों के पास पैसा कम हो रहा है तो एग्जैक्टली तो वो टेम्प्ट करेंगे, वो फिर दूसरे इलीगल मीन्स ढूंढेंगे पैसा बनाने के हवाले से, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव। अपने बच्चों के मुंह में खाना डालना है उन्होंने, बच्चों को कपड़े पहनाने हैं, अपनी फैमिली को उन्होंने माँ बाप है वो तो चाहेंगे ना कि अपने उनके जो बच्चे हैं उनकी फैमिली एक अच्छे तरीके से ईद गुजारे, तो उसके लिए फिर वो उन्हें कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ा वो करेंगे। और मुझे अफसोस, मुझे हैरत इस बात की होती है कि मुस्लिम लीग नून के बारे में हमेशा से था कि जी गवर्नेंस बहुत अच्छी होती है, महंगाई कंट्रोल कर लेते हैं, कि जो या बिजनेस फ्रेंडली लोग हैं, या बिजनेस फ्रेंडली। लेकिन आप बिजनेस की जो बतूल बात करते हैं कि परचेसिंग इस दफ़ा कम हुई है, मैं भी जब कभी शॉपिंग के लिए जाती हूँ, जो कि वेरी रेयर इन पाकिस्तान, लेकिन वहाँ के ज़रा आपको लोग पहचान लेते हैं तो वो आपसे बात करते हैं, रिटेलर्स आपसे कहते हैं कि इस दफ़ा हमारे पास कस्टमर ही नहीं आ रहा, हमारे पास पिछले साल का स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ निकल नहीं रहा है, हम सेल पे रख रहे हैं, सेल पर भी लोग नहीं आ रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम आपके बिजनेस का बहुत बड़ा खर्क हो रहा है। सो लेट्स होप कि हमारी गवर्नमेंट जो है डिलीवर करने के कम से कम काबिल हो जाए, क्योंकि हालात इससे मजीद पाकिस्तान दूसरे ममालिक में हमारे नाज़रीन सुन रहे हो, कैसी डील्स आती है कि लोग खुल के शॉपिंग कर पाते हैं दूसरे ममालिक में, और हमारे मुल्क में रमजान आए तो फ्रूट महंगा, खाने की चीजें डबल ट्रिपल हो जाती है, उसमें वैसे बहुत अच्छी ईद पर भी महंगी, ईद पर भी महंगी। लोग कहते हैं जी ये सीजन है, हमने कमाना है इस सीजन में, लोग कहते हैं। वैसे बहुत अच्छी कैंपेन शुरू की थी जफर इकबाल, जो जफर अब्बास समथिंग कि जेडीसी के फ्रूट का बॉयकॉट, लेकिन आई थिंक रमजान के शुरू में हुआ नहीं उतना। रमजान से 2 हफ्ते पहले संडे मार्केट में फ्रूट अवेलेबल नहीं था। ये चीज़ ना हम गाइड कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमने डबल कमाई करनी है, ये तो हमारा सीजन है, तो यही चीज़, यही सोच हमारी, हमारा वैल्यू सिस्टम है जो कमजोर है। अच्छा, इफ़ आई मे ऐड, इसमें ना जो अभी बात हो रही थी ना तबकात को लेकर के, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, हम एक चीज़ को जो अभी मेरे ख्याल से बहुत हद तक नहीं समझ पा रहे हैं ना, ये दो तबकात बहुत बड़े मुख्तलिफ है। अब बात यहाँ पर खड़ी है कि एक वो तबका है जो पाकिस्तानी रुपए में कमा रहा है, उसकी तनख्वाह वहीं की वहीं खड़ी है,
اور اس کو اپنے بجٹ پہ اب کٹ لگانا پڑ رہا ہے, چیزیں روکنی پڑ رہی ہیں, کنٹرول کرنی پڑ رہی ہیں. امیر بھائی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں ان ینگسٹرز کی ہے جو ڈالرز میں کما رہے ہیں, جو فائیور پہ فری لانس کام, ای کامرس. بٹ ارسلان وہ پچھلے 4-5 سال میں وہ بنی ہے تعداد, اس سے پہلے تو نہیں, وہ موجود ہیں. ان کو دیکھیں آپ کہ وہ جو پہلے $1000 کما رہا تھا اس کو $1.5 लाख ملتا تھا, جو اس کے $1000 کا اس کو $2.25 लाख مل رہا ہے. لیکن یہاں پہ بھی تو انفلیشن کی وجہ سے اس کے 3 लाख کی ویلیو 3 लाख کی بنتی نہیں ہے نا. 3 लाख تو وہ کما رہا ہے $1000 کا. نظر وہ آئے گا آپ کو مالز میں. ہاں ٹھیک ہے, اس کے اس لیے لحاظ سے ہاں جو کنورژن ریٹ ہے آپ کو بہت اوورسیز پاکستانی نظر آئیں گے. بے شک مہنگائی بڑی ہے, لیکن کمپیئر اگر کیا جائے تو جس طرح سے ہے اس طرح سے نہیں یہ کمپیریزن. مطلب ایک ینگسٹر جو کہ $1000 کما رہا ہے اور $2.25 लाख 25-23 سال کی عمر میں اس کے پاس ہے, he can do things, اس کے لیے چیزیں پھر بھی آسان. ایگزیکٹلی. تو ایک وہ لاٹ بڑی حد تک میرے خیال سے جو نئی آئی ہے ان کے لیے تھنگز آر ڈفرینٹ. اور جو ہم یہاں ہمارے لیے مشکلات زیادہ ہیں جو پاکستانی روپے میں کما رہے ہیں اور ان کی تنخواہ وہیں کی وہیں ہے, مہنگائی مزید بڑھتی جا رہی ہے. ایکسپینسز بڑھ گئے. یہی چیزیں. ایک شارٹ سی بریک کی جانب بڑھنا ہے, سو ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیں عید سے. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہمارے یہاں کے 2 معزز مہمانوں نے تو بتا دیا تھا عیدی لینے اور دینے والی ہے, عیدی والی بات دوبارہ میں لینے والوں میں سے ہوں. میں پہلے بتا دوں میں لینے والوں میں سے ہوں. میرے پاس اب آپ نے دینی ہے, آپ نے دینی ہے عیدی یہاں پر. میں ہینڈ بیگ لائی نہیں, میں ہینڈ بیگ لائی نہیں, آپ کا ہینڈ بیگ کا ہے, میں ہینڈ بیگ لائی نہیں, میں والٹ لائی ہوں جس پہ ڈالتے ہیں. میرا گاڑی میں. ہاں میں ہینڈ بیگ لائی نہیں, میں والٹ لائی ہوں, غریبہ کا پیچھے ہی پڑا. ہاں عیدی دے دیں. لفافے دینے ہیں آپ نے ہمیں چھوٹے 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 چھوٹے. لفافہ میرے پاس اب یہ میں نے آپ کو نقصان کر عیدی کا لفافہ دینا ہے. کوئی بات نہیں, پلاسٹک میں اور نہیں, لفافہ پلاسٹک نہیں. میں نہیں بھی. ٹرانسفر ٹرانسفر کر دو یار. ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ای منی چلے گی میرا بینک اکاؤنٹ نمبر. میرے پاس یہ تو میرے آپ کا نقصان کروا دیا میں نے, یہ پوچھ کے دیکھ لیں آپ کا نقصان. پاس مشین ہے ابھی آپ. اچھا آپ کارڈ نکالنے والے بنے. فون سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے, مشین کی ضرورت نہیں. ہاں جیسے وہ جو آج کل وہ آیا ہوا ہے نا جس پہ وہ کون سی ایپل واچ ہے شاید, آپ ٹچ کرتے ہیں تو وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے. سم تھنگ کو فیچر اس پہ آ گیا ہے. یو کین یوز مائی واچ. سارے حل یہاں پہ موجود اکاؤنٹ میں آ جائے گا. سارے حل یہاں پہ موجود. بلکہ سوری مجھے یاد آیا اس سے, میں نے یہ لاسٹ ایئر میں یو ایس تھا تو میں نے وہ ایک جگہ سے ہم نے فیول ریفل کروایا, تو اس نے میرے ساتھ جو دوست تھا اس نے سیٹ آف پیئنگ اور فرام کارڈ اور فرام کیش اس نے اپنی ایپل واچ آگے کر دی, تو اس سے وہ پیسے ڈیبٹ ہو ٹرانزیکشن وہاں سے ہو گئی. چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی ٹیکنالوجی ہیز گون. آئی مین ہم جب چھوٹے بچے ہوتے تھے اس وقت کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنا ایڈوانس ای بینکنگ اور یہ چیزیں. ایگزیکٹلی پچھلے 10 سال میں ٹیکنالوجی ہیز گون لائک دن بدن کریزی امیزنگ. annoyingly کتنا annoying ہے. ہاں آپ کے لیے annoying ہے. کبھی ہاں. اور مجھے نہیں معلوم تھا, بہت مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس نے جب ایسے کیا نا تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, اس کو مار رہے ہو. اس نے کہا میں پیمنٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ کون سی پیمنٹ ہوتی ہے, مکہ مار کے. اس نے کہا اس سے پیمنٹ ہو رہی ہے, اس میں وہ فیڈ ہوا. ارسلان آپ بتائیے عیدی دینے والے کہ لینے والے؟ جی بہت سالوں سے عیدی دینے والا ہوں. دینے بہت سالوں سے کیا مطلب, ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ ہاں جی بالکل, اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے. لیکن ہے نا جیسے بطول کرتی ہے. نہیں بھائی میں تو لینے والوں میں سے ہوں. یہ لیں بطول. یار کوئی دیتا نہیں نا ہسبینڈ کے علاوہ, جب بڑے ہو جاتے ہیں کتنے تو. انوسینٹ کتنے ماں سے لیں. میرا خیال ہے یہ سنگل والا کام ختم کرنا پڑے گا, وہ پھر ہی جا کے آپ یہ نہ چھوڑے گی. Now you're getting jealous. نہیں چونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں. تو بڑے بہن بھائیوں سے بھی مل جاتی. ہاں بڑے بہن بھائیوں سے, پھر خالہ, اور پھر ماشاءاللہ اچھا خاصے بڑی فیملی ہے ماشاءاللہ, اچھی خاصی ہے, مدر سائڈ سے بھی فادر سائڈ سے بھی. تو ابھی تک کوئی چھوٹے ہونے کا فائدہ. اینی وے تو آپ ان سے کوشچن کرتے, اسلام سے کوشچن کر رہے ہیں آپ. سوری خواتین اسلان دیتے ہیں عیدی. جی میں عیدی دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میں گھر میں بڑا ہوں, پھر اس کے علاوہ اپنے خاندان میں یعنی کہ جو میرے کزنز ہیں سارے ان سے بھی بڑا ہوں. ایج ڈفرینس کافی ہے. باقی میرے جو چاچو ہیں یا ماموں زیادہ تر ہیں ان کی شادیاں دیر سے ہوئی میرے والدین کی شادیوں کی نسبت, تو میرے وہ سارے کزنز چھوٹے ہیں. تو ایک لمبے عرصے سے عیدی دینے کا ہی رواج ہے. عیدی ملتی تو یاد بھی نہیں. آج کل کتنی عیدی دی جاتی ہے ویسے, آج کل ریٹ کیا ہے عیدی کا؟ اس سال کا ریٹ کیا ہے؟ ویسے اس سال کا ریٹ بھی پوائنٹ. اچھا ویسے مجھے وہ دور بھی یاد ہے جب
हमने अपने बचपन में 200 रुपए भी ईदी ली हुई है और वो बहुत ईदी होती थी। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली ऐसा ही होता था। आज तो मेरा 1000 रुपए 2000 की 2000 5000 की भी कम 5,000 होती की भी है, वैल्यू नहीं है। 5000 की भी आजकल कम होती है। 500 रुपए की ईदी बहुत बड़ी ईदी हुआ करती थी। इवन या 500 100 के नए 2-3 नोट आपको मिल गए तो हमारे बचपन में 500 रुपए तो वाज हेल ऑफ मनी, कोई नहीं देता था। नहीं देता था। बहुत ज्यादा खरीदा वो तसव्वुर जो किए जाते 100 थे। रुपीस का भी चेंज होता है वो भी मिलती थी, मतलब जो पर्चियों में चाचू देते मामू वगैरह वो कतार में खड़े होकर जो ईदी देते थे, हाँ नए नए पैसे जो होते हैं 10 रुपए और तब और 20 रुपीस तो बाद में आए ना, 5 रुपीस 10 रुपीस और जब 100 रुपए तो बहुत ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, नहीं हमें तो ईदी बचपन में 500 रुपए तक की मिल जाती थी, फिर बड़े होना शुरू हुए तो अम्मा अब्बा ने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। यार टीनेज में रेट बढ़ता है, टीनेज से पहले तो रेट नहीं बढ़ता। The last rate we got was नहीं, अब 8000 rupees. असल में आप गरीदा अपनी एज कम बताना चाह रही हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है वो पता है 20 साल पुरानी बात है। Oh my God, मैं 90s 20 साल पहले 500 मिल सकती है, 40 साल पहले 500 मिल सकती 90s में तो कोई 500 वाली भी नहीं मिलती थी यार। 90s में तो मैं तो I'm a 90s kid. I'm a 90s kid. हाँ नहीं तो मुझे तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये आई थिंक ये हाउस होल्ड से हाउस होल्ड का डिफरेंस भी होता था। You want to know my age? नहीं, you सारी जो बंदूकों का रुख है वो I आपकी have तरफ है। no shame in admitting my age, but you have to tell me how much you earn. Oh my God, oh my God, oh my God, this is so good. नहीं This is so बिल्कुल ईद के दिन हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करवाना चाहते। बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं इतने सकती। इतने नफीस इंसान है अच्छा अमीर लड़ाई अब्बा। से मुझे याद आया, ये आपसे पूछूं या मेरे पास आपसे पूछूं क्योंकि आप बतूल से पूछे ना, मियाँ बीवी की लड़ाई का बतूल नहीं से नहीं नहीं, पूछे। मैंने मियां बीवी का पूछना ही नहीं, मैंने अपने अपने शो मार्केट में मेरा इंप्रेशन यही है। चले बतूल से पूछ क्या आप लड़ती हैं? आपके शो में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं। aggressive, हाँ। बिल्कुल भी ये है, ये मार्केट ही मेरा भी इंप्रेशन है। आपका भी है। मेरा भी इनके बारे में People think that I'm मेरा aggressive, इनके बारे but में I'm not. हाँ, She's so sweet. हाय अल्लाह। कम से कम मैं नहीं आपके बारे में ऐसा सोचती देखो, हूँ। Very sweet. यार नहीं, but people think this is what. भाई आपके साथ वो जो एक I'm really sorry, I don't know if you want to recall that or not, but आपके साथ जो एक unfortunate incident हुआ था, उसमें भी अगर आपने react नहीं किया, then you're not aggressive. नहीं वो तो खैर एक और है। अदरवाइज I mean, I think I'm पर्सनालिटी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी कुछ नहीं होती। Amir? Yeah, I think I'm just very to the point. I'm just very to the point. नहीं, उसकी वजह ये है कि हमने पहले take भी no nonsense. नहीं हमने पहले भी दो जगहों पे इकट्ठा काम किया हुआ। अच्छा। लेकिन 10-12 साल पहले भी काम किया हुआ। यार नहीं, मैं काम को लेके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। I will not waste my अच्छा, time. वही I will not waste your मैं time. पूछना तो चाह रही हूँ, उस प्रोग्राम में लड़ाई होती है शायद आपके? aggressive, but I'm not. प्रोग्राम में अगर गेस्ट लड़ाई कर दे तो कैसे तो मैं आई एम द मोस्ट पोलाइटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। दैट इज संभालते माय कैसे वर्क। उनको? वो हुई थी ना लास्ट जब उसी का भी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे हाँ। साथ, उससे हजारों इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन वो चूंकि ज्यादा, तो लोग समझ लगे कि मैं कितनी शफीक हूँ और कितनी अच्छी हूँ, और मुझे हंसी आ रही थी। और मैंने कहा यार ये हमारा इतनी भी नहीं यार, इतनी भी नहीं। लेकिन काम करते हुए ये हमारा काम है कि हम अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करें। अगर कोई आपको पुश कर रहा है तो आप मुझे पुश करेंगे, मैं आई वोंट पुश यू, आई विल रिकॉर्ड यू। So that's my work. आप बताएं किसी तरह प्रोग्राम में लड़ाई होती है तो कैसे कवर करते देखिए जो ये कह रही है ना, हम उस वक्त एक बहुत वीक फुटिंग पे होते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, शायद हम ना उतना ऑफेंसिव हो सकते हैं, अग्रेसिव चलें किसी हद तक, लेकिन आप ऑफेंसिव नहीं हो सकते। गेस्ट आपके साथ ऑफेंसिव हो सकता है, वो आपको ये भी कह देता है कि आप फुला पार्टी से फॉर बिल्कुल एग्जांपल, एब्सोल्युटली। आप क्या कह सकते हैं? हजार दफा होता है, क्या कह हजार सकते दफा होता है, एग्जैक्टली। एक दफ़ा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने, मैंने कभी ऐसे बोला नहीं है ऐसे लोगों में, लेकिन लोगों को पता है, उन्होंने लिटरली हम लोग इतने, उन्होंने मेरी गोद से मेरे पेपर्स उठा के ऐसे लिटरली मेरे पेपर्स, और मैं आई थिंक आई वाज 20, तो मेरे लिटरली हाथ कांपने लग गए थे, बट आई डिड नॉट स्टॉप माई शो। वो गनीता, उन्होंने मेरी गोद से मेरे पेपर्स उठा लिए रिकॉर्डिंग के दौरान। आपने क्या सवाल किया था? वो याद नहीं है, सवाल एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उनको कोई भी सवाल खैर पसंद नहीं आता, तो उन्होंने मेरी गोद में मेरे पेपर्स फेंके, मुझे दिखाओ तुम क्या सवाल पूछ रहे हो। मैंने कहा हैंड रिटन है, मैं जब भी इंटरव्यू करती हूँ मेरे अपने नोट्स होते हैं, कुछ फोटो कॉपी भी नहीं होता। मैंने कहा हैंड रिटन है, तो उन्होंने कहा कि प्लांटेड इंटरव्यू करी, तो तब मेरे लिटरली हाथ कांपने लग गए थे, और मैंने कहा ये ज्यादा हो गया, लेकिन मैं रुकी नहीं थी। तो हमारा काम इस तरह देखिए नाज़रीन, हमारे एंकर्स कितने मासूम होते हैं। आप मासूम नहीं, मजबूत।
Absolute नहीं है। अच्छा, आपके प्रोग्राम में भी ऐसी नहीं, कभी गेस्ट के दरमियान अल्लाह का शुक्र आज तक लड़ाई नहीं हुई, वरना बाकी एपिसोड्स आपने बहुत देखे हैं कि थप्पड़ मारे गए, चांटे मारे गए, गालियां निकाली गई हैं। निकाली गई, बिल्कुल। वो जो सीरियसली एक गिलास प्रोग्राम में फेंके ग्लास गए, उठा के मार दिया था, एग्जैक्टली ग्लास मारे गए। वो तो ऐसा वो क्या मरहूम जो थे ना politicians की? नईमुल हक, पॉलिटिशियंस की लड़ाइयां एंकर्स जी, के नहीं, साथ। नईमुल हक साहब थे, जी, उन्होंने ग्लास मारा था। अभी लेटेस्ट तो फिर आशिक अवान का और कादिर मंदोखिल का था ना वो जो, Oh God, that was बहुत horrible, ज़्यादा that था। was horrible। बल्कि आप ही के प्लेटफॉर्म पे मारवी सरमद और हाफिज अब्दुल्ला, जी, लेकिन वो लफ्सी थी ना, उसमें नहीं नहीं उसमें भी वो अल्फाज खड़े का- हो गए थे, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। और लेकिन अल्लाह उसमें- बख्शे बैरिस्टर मसरूर शाह साहब थे उस प्रोग्राम में। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, वो भी अल्लाह उनकी मरहूम माफ़ बेचारे, करे, जी, मरहूम मरहूम। नहीं है, हाँ। तो मेरे प्रोग्राम में कभी गेस्ट के बीच में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन बट लाइक अमीर सेड कि कोई गेस्ट आपके साथ एंकर के ऑफेंसिव हो जाता है बिकॉज उसको कोई सवाल पसंद नहीं आया, हाँ, ये तो बड़ा आप पे अटैक करना जैसे वो शुरू कर लास्ट देता बल्कि है। मुझे याद आ रहा है आपका वो पीटीआई के सेनेटर जो नए मुंतखब हुए थे ये 2021 में, मेरे प्रोग्राम में, आपके सॉरी प्रोग्राम दैट्स में। मिसिंग चंद फ्रॉम महीने पहले शायद मिसिंग फ्रॉम माय मेमोरी, लेकिन बहुत से ऐसे हुए हैं, बहुत ज्यादा ऐसे। शहबाज गिल ने बहुत दफा मतलब शहबाज अटैक गिल, बिल्कुल मतलब डर के शहबाज गिल तो आपके बहुत साथ बैठ offensive के, आपको याद है वो? एग्जैक्टली आपके साथ बैठ के हाँ, कैमरा। सो आई टेक नो नॉनसेंस। जो मैं बतूल को कहती कि इस तरह कोई अटैक करे मुझ पे, फिर मैं ऑफेंसिव तो नहीं, बट आई गिव देम यू नो काइंड ऑफ आप शट अप कॉल, कि नहीं आप ये ना करें, आप सवाल का जवाब दें एक्स्ट्रा, ये आपको टॉलरेट करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जब आपकी इंटेग्रिटी पे, आपके नॉन बायस्ड होने पे कोई अटैक करता है, इसका मतलब है कि वो आपको जानबूझ के डिस्क्रेडिट करने की और कोशिश अगर आपकी वैल्यूज को कोई फॉर ग्रांटेड ले तो आप उसको जवाब दें। एब्सोल्युटली, क्योंकि खवातीन का इंप्रेशन ये होता है कि घर से निकली है तो फारिग ही होती होंगी यूजुअली, मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग आपको, या कोई मजबूरी ही होती होगी या फारिग ही होती होंगी, आगे पीछे कोई नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझे एग्रेसिव समझता है, आई डोंट केयर अनटिल अनलेस आई एम ओके फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि आप देखिए अगर आप किसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करें ना, यानी फेयर क्वेश्चन भी करें, तो वो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं लीनिंग होगा उसमें, अननोइंगली अनविलिंगली, क्योंकि हर क्वेश्चन किसी कॉन्टेक्स्ट में है ना। दो एक सर्टेन पार्टी को या एक सर्टेन फरीक को आपका सवाल नहीं पसंद पसंद आएगा आएगा। बिकॉज वो उसके मफादात के Obviously, खिलाफ होगा। खिलाफ होगा, एग्जैक्टली, तो वो आपको फौरन कहने अमीर का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म ये होता है दैट यू टेक द क्वेश्चन। एक दफा वो मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, हमारे तो जर्नलिज्म आने से बहुत पहले का, पर मैंने उस इंटरव्यू के बारे में सुना बहुत है, बेनज़ीर और इफ्तिखार अहमद का इंटरव्यू। जी, बहुत तो बेनज़ीर उठ गई लेकिन वापस आ गई, वो बेनज़ीर का प्रोफेशनलिज्म था, और इफ्तिखार अहमद ने अपनी ईगो पे नहीं लिया, वो इफ्तिखार अहमद का प्रोफेशनलिज्म था। तो जो लोग प्रोग्राम छोड़ के जाते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते। और वो बड़ा हार्ड रेटिंग शो किया करते थे उस जमाने में इफ्तिखार साहब। जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि ये भाई हमारे आज एंकर हैं, आप सुने जो आप खुद सोच रहे होते हैं, आपके माइंड हम क्लियर करवा रहे हैं। और मुझे लगता है ये किसी पॉलिटिशियन का सबसे लेम जवाब होता है कि आप तो प्लांटेड है, आपकी रिसर्च कमजोर है, आप तो किसी वहाँ तो वो आर्गुमेंट डेड हो गया ना, अगर आपने ये कह दिया तो आपने नेम एंड शेम शुरू कर दिया, तो आर्गुमेंट तो नहीं किया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस सिलसिले को हम इसी तरह से जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी ब्रेक की जाने बढ़ना है, सो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें ईद से पहले। कि कभी आपने सोचा था आप इस मीडिया फील्ड में आएंगे या नहीं सोचा था? कभी नहीं, ये नाज़रीन को जरा बताएं। कभी नहीं, लेकिन मैंने हाँ ये सोचा था कि जो मैं कर रहा हूँ ये नहीं मुझे करना, कुछ और करना है। और करना था वो क्या आप क्या करना करना है? चाहते थे? कर क्या रहे थे? कि यार ये नहीं जी, दो सवाल आगे बताएं। मेरा ख्याल यहाँ से शुरू कर लेते हैं। और दोनों ने वकीलों की तरह सवाल, क्या कर रहे थे आप, क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे आप? मैं एक्चुअली चूंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में था पहले अच्छा, 4 साल, और बहुत बड़ा मल्टीनेशनल एक ग्रुप था, उसके साथ था बड़ी सीनियर पोजीशन पे। सो उस ज़माने में आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया, तो उस वक्त तक मुझे ये तो था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये जैसे कहते हैं ना स्क्वायर पैग इनटू राउंड होल और राउंड पैग इनटू स्क्वायर होल, तो मैंने कहा ये बात बन नहीं रही है, कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वो दैट वाज अ कोइंसिडेंस के साथ ही ये प्राइवेट मीडिया आना शुरू हो गया। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा ये क्या क्रेडिट डेबिट करने वाला काम है, छोड़ है कुछ, ये जो फील्ड आ रही है ना ये बेहतर लगेगी हमारे लिए, इसमें पैसे कमाएं। अच्छा उस जमाने में तो खैर यंग एज में तो इतने पैसे आपको पता है नहीं मिलते पैसे तो, पर एक सर्टेन एज में जाके, लेकिन आपका जो एप्टीट्यूड है या एटीट्यूड है या टेम्परामेंट है उसके मुताबिक एक प्रोफेशन आपको सूट करता है, दुरुस्त। सो फिर जाके इसमें
सेम सवाल कि फील्ड में कैसे आई आप इस फील्ड में? आना चाहती थी या बाय चांस आ गई या क्यों आई? यार मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे बचपन से। हमारे घर में हर बच्चे की कहानियां, हर क्योंकि बच्चे की कहानी मैं बताती हूँ, हमारा वो एक तो आर्मी फैमिली है, तो बचपन से ही बच्चों को ना एक माइंडसेट बन, तुम फौज में चल जाना, तुम डॉक्टर बन जाना, तुम पायलट बन जाना। तो हमारे घर में वैसे, तो हमारे घर में बाकी वही सब, हाँ, तो हमारे घर में बाकी सब वही बन गए जो अम्मा अब्बा ने सोचा था। और लेकिन आप नहीं बनी। क्योंकि मेरा स्टैमिना और टेम्परामेंट नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं सब कुछ अपनी वैसे भी डॉक्टर अगर आप होती तो बड़ा खराब हो जाना था काम। तो और आप ही मेरे aggressive- पहले वो मरीज होते जिसकी जान को शदीद खतरा होता है, मैं वक्त पे अस्पताल नहीं आती। आई सी यू आफ्टर अग्रेसिव आदमी डॉक्टर, यार एक्चुअली हमने बहुत सारा काम किया हुआ है साथ, तो अग्रेसिव आदमी डॉक्टर जो है सवाल ही बने। नहीं यार एग्रेसिव नहीं, टू द पॉइंट इज द राइट। नहीं, डॉक्टर टू द पॉइंट भी नहीं होना चाहिए अब उस बेचारे को मरीज इसलिए करा रहा नहीं हो, बनी ना मरीज से डॉक्टर। बोलना जा रहा हो, प्रॉब्लम क्या है? ना। टू द पॉइंट तो नहीं तो एग्जैक्टली, तो मैंने अपने अब्बा से कहा कि यार मैं तो सब अपनी मर्जी से करती हूँ, ये नहीं कि मैं किसी को तकलीफ पहुंचाती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ वो सोचती हूँ जो मेरा दिल चाह रहा होता है, जो मुझे ठीक लगता है। और इसमें मैं इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ कि किसी को मेरे वजह से तकलीफ नहीं पहुंचे। तो मैंने कहा मैं आई एम अ फ्री सोल, और मेरी जिंदगी में करियर में जितने मसले हैं वो इसी वजह से आया दैट आई एम अ फ्री सोल एंड आई वाज टोल्ड दैट यू आर अ फ्री सोल एंड वी कांट वर्क विद यू 100 टाइम्स आई एम टोल्ड दिस। तो मैंने कहा यार मेरा तो ये इशू है, और अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं तो शायद सेल्फिश हो जाऊं, तो मैं ये तो प्रोफेशन मेरे लिए है ही नहीं। तो मुझे अम्मा ने बहुत ज़बरदस्ती एडमिशन टेस्ट दिलवाए। एक तो मैं इंटेंशनली गलत करके आई, मेरे वैसे अच्छे मार्क्स है एफएससी में, लेकिन मैंने बहुत लड़ाइयाँ और रिबेलियस किस्म का। तो फिर जब डैडी परेशान हो गए कि यार इसका तो बहुत अजीब एटीट्यूड है, इसको हम भेज तो देते हैं मेडिकल कॉलेज के टेस्ट के लिए, तो फिल नहीं करती आंसर, जब मैं वहाँ पे घुस के कैसे इसको डोमिनेट करूँ। फिर उन्होंने मुझे साथ बिठाया, तो मुझे कहा व्हाट डू यू वांट टू डू, तो मैंने कहा एटलीस्ट नॉट दिस। ठीक है। तो एंड माय डैडी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, माय पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग। और हालांकि जनरेशन गैप होने के बावजूद पता नहीं डैडी और मामा ने कैसे कर लिया ऐसा, आई हैव नो आइडिया। तो उन्होंने कहा, और एक कराची यूनिवर्सिटी के मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के हेड मेरे बाबा के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पागल है, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। ये अंकल Actually, डैडी बिल्कुल ने सही कहा कि कहा। उसको कुछ पसंद नहीं आया। तो डैडी ने उसको कहा, वो मेरे टीचर थे बाद में, उन्होंने माय डैड वाज वरीड कि तुमने क्या करना है। तो मैंने कहा था मैंने पुत्र जी दस दियो की करना चाहते हो। मतलब मुझे जो बी फार्मेसी, एमबीबीएस, बीडीएस चाइना भिजवा देते हैं, रशिया उस जमाने में बहुत आता था, रशिया जाके डॉक्टर बने। तो मैंने कहा यार नहीं करना, नहीं बना डॉक्टर। तो मैंने फिर आखिरी मेरा वार ये था कि बदतमीजी तो नहीं कर सकते थे, मैंने जवाब लिखना छोड़ दिए थे, मैं जवाब नहीं लिख के आती थी, ऐसे घर आ जाती थी, वो कहते थे आपकी बच्ची ने तो जवाब ही नहीं लिखे, क्योंकि जवाब तो मुझे आते थे और मैं देने नहीं है, हाँ मतलब हम लोग ज़्यादा परसेंटेज लेने वाले बच्चे थे। तो फिर मेरे डैडी ने कहा कि वो नहीं करना चाहती, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शी हैज़। तो डैडी ने कहा कि इस तरह से, तो उन्होंने कहा उसको मैथ्स कम्युनिकेशन करवाओ। एंड माय डैडी केम अप टू मी, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, आई गॉट द सॉल्यूशन। मैंने कहा बताया। तो उन्होंने ऐसे बात की, मैंने कहा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्वेश्चन करना है, ओके सो दिस तरह से। तो यानी इतना फॉर ग्रांटेड है हमारा प्रोफेशन, मतलब इतना फॉर ग्रांटेड है। जी ये देख लें आप। जी अमीर, इसीलिए तो देखिए कि हम साथ बैठे हुए हैं। यस, इसलिए हम साथ बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। गरीना आप बताएं। नहीं, I never thought about becoming a journalist, but now this is my passion. मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि आप if you get hypothetically speaking 7 lives, what would you want to be, तो मैं हमेशा जर्नलिस्ट ही बनना चाहूँगी। लेकिन मुझे शौक था फॉरेन ऑफिस ज्वाइन करने का या फिर यूएन ज्वाइन करने का, इसलिए मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी ऑप्ट किया, और मेरा ये एक रूट था, एक प्लान था। बट आपको कहते हैं ना कि हज़रत अली का कॉल है कि मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों, अपने प्लान्स के टूटने और बदलने से। तो जो खुदा का प्लान होता है आपके लिए, दैट इज़ ऑलवेज द बेस्ट प्लान। तो ये मेरा इस पर बिल्कुल एतकाद है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। सो बिल्कुल आउट ऑफ अ सडन मेरी ISPR में हो गई जॉब एज अ सिविलियन। अच्छा जी, so you don't know that? नहीं, मुझे Okay, fine. That's a story of its own. But हम लोग थे जिन्होंने ISPR को, जो आज आपको मॉडर्न ISPR नजर आ रहा है, तो हम लोग उसको एक्चुअली रन करने वाले होते थे। उसको हमारे साथ सिर्फ एक ही होते थे, मिलिट्री ऑफिसर कर्नल अतीक। तो सब डीजी कौन थे जब आप? शौकत सुल्तान साहब। अच्छा। So I was working there, परवेज मुशर्रफ दौर में। मारवी मेमन was there. तो आपने कहाँ से किया था आया?
मैंने BZU भावदेन सर यूनिवर्सिटी मुल्तान से. So that's another story कि how I got there, but that would be so long of it. So उस वक्त ISPR सारा सिविलियन होता था almost. सर हमारे साथ एक होते थे मिलिट्री ऑफिसर कर्नल अतीक, who then retired as ब्रिगेडियर अतीक. Exactly. So ISPR के साथ काम किया, उसी दौरान फिर पाकिस्तान टेलीविजन के साथ काम स्टार्ट कर दिया. So that's how I got into media quite accidentally. कोई प्लान नहीं था. लेकिन जब आ गई तो फिर उसके बाद मजा आया. Exactly. लेकिन एक चीज़ थी इसमें, एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगी, परहैप्स ये आपको हमेशा से कहीं ना कहीं शौक था, क्योंकि मेरे अब्बू जो है चूँकि वो एकेडमिक थे, सऊदी अरब में होते थे, जब भी आते थे गर्मियों की छुट्टियों में तो हमारे लिए वो गर्मियों के 3 महीने छुट्टियों के जो बच्चों के लिए बड़े मज़ेदार होते हैं, हमारे लिए अजाब होता था वो. हाँ कोर्सेज करवाओ है ना. नहीं कोर्सेज नहीं करवाओ, मतलब बाकी दिनों में भी आपने सुबह 7 बजे स्कूल के लिए उठना है, उन 3 महीने में भी सुबह 7 बजे उठना है आपने, क्योंकि अब्बू ने अखबार पकड़ लेनी है, बच्चों को बिठा लेना नाश्ते पे साथ अपने कि जी आप अखबार के ये एडिटोरियल्स पढ़ के सुनाएं. अच्छा. तो वो बच्चों की उर्दू ठीक करते थे, तलफ़ुज़ ठीक करते थे, अदाई ठीक करते थे. और एक चीज़ हमारे पास तो गन पॉइंट पे 9 बजे का खबरनामा PTV वाला हम सीरियसली हम देखते थे. अच्छा, और फिर मेरे अब्बू रात को सैरबीन चलता था, तो वो BBC सैरबीन, तो वो हमारे घर का एक रिचुअल था. उसके घर में डेड साइलेंस, किसी की चूं करने की भी इजाजत नहीं होती थी कि खबरदार, बिकॉज रेडियो होते थे, सिग्नल्स खराब होते थे, कभी आवाज़ आ रही है कभी आवाज़ नहीं आ रही. ठीक है. सो वो मुझे शौक डेवलप हुआ, तो वहाँ से मुझे खबरें जानने का, पढ़ने का, वो चीज़ थी हमेशा से. सो आई थिंक वो आपकी पर्सनालिटी में होता है. पर्सनालिटी में आपको शौक था या अभी बस बाय चांस बाकी स्टोरीज की तरह आप भी बन नहीं गए? बिल्कुल जिस तरह बाकी सब की स्टोरीज हैं. इनफैक्ट मेरे बारे में तो मेरे इर्द गिर्द के लोग भी नहीं ये कह सकते थे कि ये टीवी या रेडियो जैसा कोई काम करेगा जहाँ कैमरा फेस करना है. आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय एंड साइलेंट किड. वो हमें अभी भी लग रहा है आप बड़े साइलेंट. मैं अभी भी बड़ा कम वो हूँ. तो मैं बात ज़्यादा नहीं करता था, बहुत ज़्यादा शाय था, तो कोई सोच नहीं सकता था कि ये इस प्रोफेशन में आएगा. बस कुदरत रास्ते बनाती है. यही बात. इत्तेफाक हुआ कि मैं घूमता फिरता कहीं से एक दफ़ा रेडियो स्टेशन चला गया. उन्होंने अमीर भाई कहा कि वॉइस ओवर आप ये दे दें, कमर्शियल में आपकी आवाज़ चलेगी. अच्छा. एंड आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट इट. मैं रेडियो सुनता भी नहीं था, मैं आवाज़ रिकॉर्ड करवाता था और बाद में गाड़ी में रेडियो चलाता था. जिस वक्त गाने ख़त्म होते थे और इश्तिहार आते थे तो मैं आवाज़ ऊंची कर लेता था अपनी आवाज़ सुनने के. और एक अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा और मुझे नहीं पता था. मैं बड़ा खुश होता था कि रेडियो पे मेरी आवाज़ चलती है. वन डे आई गॉट टू नो कि वॉइस ओवर के पैसे भी होते हैं. ओह गॉड. तो वो मुझे किसी ने वो फ्री में करवा रही थी. मेरी आवाज का फायदा उठाते 4-6 महीने मेरे से वो फ्री में करवाते रहे. एक दिन वो जो साहब करवाते थे वो नहीं थे, उनके जूनियर बैठे हुए थे. मैम आते जाते उन्होंने कहा वॉइस रिकॉर्ड करा तो दिया. मिलना ही चाहिए था है ना. तो मैंने जाके जब वॉइस रिकॉर्ड कराई तो लोगों को तो फायदा उठाते तो जो उनके जूनियर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने पैसे चार्ज करते हैं. मेरे पास भी वॉइस ओवर्स होते हैं. उसका परेशान जागे कि मेरे साथ क्या हो गया. और मैंने कहा कि पैसे मतलब बोलने के भी कोई पैसे होते हैं. पैसे वो क्या होते हैं. आज आप बोलने के तो पैसे ले रहे हैं. देखें ये तो फिर आपने जवाब क्या दिया. दैट्स नहीं इंटरेस्टिंग. पहले उसको लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे लगा वो मजाक कर रहा है. मेरा मजाक तो नहीं उड़ा मैंने कहा कौन से पैसे. अपनी फीसबिलिल्लाह करियर बनाना. शुरू ऐसे ही हुआ. नफली इबादत समझ गई. वॉइस ओवर किए जा रहे थे. दुरुस्त है, पता तो चल गया ना. फिर पता चला तो उन साहब की जब मुझे दोबारा कॉल आई तो मैंने कहा जी कितने पैसे होंगे. Oh my God. तो उन्होंने कहा कि कौन से पैसे. मैं कहा जी मुझे पता चला वॉइस ओवर के पैसे भी होंगे. उन्होंने कहा वो प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं. मैंने कहा प्रोफेशनल से करवा लें. Great. फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया, मैंने रेडियो शुरू किया. मैं फिर आई एंडेड अप किसी एक प्रेजेंटेशन के लिए मैं PTV गया हुआ था. मैंने वो प्रेजेंटेशन दी. टीवी का तो सोचा ही नहीं था ना कभी. अच्छा. रेडियो पे खुश थे. वो प्रेजेंटेशन दे के जी मैंने कहा जी डू यू हैव एनी क्वेश्चंस. तो उन्होंने आगे से पहला सवाल ये किया कि आप रिपोर्टिंग करेंगे. मैंने कहा जी नहीं. दूसरा सवाल था आप खबरें पढ़ेंगे. मैं जी पढ़ लूँगा. उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया, कहा कि इनको ऑडिशन ले लो. ठीक है. बस फिर ये सिलसिला. अच्छा एक सवाल सिलसिला पूछूं मैं? फिर तो वो किसी कौन था जिसने आपको कहा था. कौन है उसको नाम बताएं. बतूल क्या? कर पंजाब. नहीं वो किसी कौन. आपने कहा ना किसी ने मुझे आपकी जिंदगी में सब कुछ किसी ने आपकी बात से. नहीं मैं वो नाम सेंसर कर रहा हूँ. बहुत सारे नाम. अब मैं उन साहब का क्या नाम लूँ जो मुफ्त में मेरे से वॉइस ओवर कराते हैं. किसी ने आई विश मैं भी इतनी अच्छी होती. अभी भी वैसे है वो रेडियो पाकिस्तान में. वो किसी नहीं वो नहीं मैं ये रेडियो पाकिस्तान की बात अच्छा नहीं. लेकिन पैसों का क्या मतलब. वो तो दिस वाज अ प्राइवेट Private रेडियो radio. और वो साहब अभी भी हैं. फिर बाद में उनसे अच्छा ताल्लुक. लेकिन फिर नहीं हुआ. पैसे मिले. वो किसी पैसे अभी मिले भी बाद है. में. वो वाले नहीं मिले. वो आज भी पेंडिंग है. उसके बाद मिलना शुरू Batul is enjoying this story. अच्छा मेरा अच्छा मैंने मेरे साथ भी हुआ था. बतूल को यकीन नहीं आ रहा कि मासूम लोग भी होते हैं. नहीं हाँ ना यार नहीं ठीक है लेकिन मुझे ये हैरानी हो रही है कि आपको क्यों नहीं पता I था. was in my teenage at that time. I was so young.
यार even I was 19 when I started, but I knew कि I was पैसे not as sharp-witted as तो वही बहुत फौजी तो बताया मैं बड़ा नहीं पता था सादा ना। कम गो चुप रहने हो वाला सकता है, शरीफ सा पैसे बच्चा मिल था, सकते मुझे हैं। पता ही नहीं था पैसों का क्या ताल्लुक होता है। अच्छा, बोलिए। यार ये तो कुछ कसम बताने से लगे ये थे। स्टोरी लाइन ऑफ द सेंचुरी है कि आप पैसे होने ले वाली हमें इनसे जानने दें। मैंने एक कमर्शियल किया मीडिया में आने से पहले, आई मीन जर्नलिज्म मीडिया में आने से पहले। ये परवेज इलाही साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पहले टेन्योर में, तो वो जिन्होंने कमर्शियल करवाया, वो मैंने समझा कि शायद मुझे को पे वे करेंगे, कमर्शियल हो गया। अच्छा, मेरे सामने उन्होंने जो मेरे साथ बाकी को एक्टर्स थे उनको दिए, उन सबको पैसे देना शुरू कर दिए। आप देख रहे हैं अब वो मेरे लिए वो बड़ी एक्साइटमेंट थी, मेरी शायद पहली इनकम वो वहीं पे दे रहे हैं, सॉरी यार I can't वही कैश दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा यार ये बतूल भी ले गई है, सलमान भी ले गई, वरीदा भी ले गई, महविश भी ले गई, सबको पेमेंट कर दी और मुझे पेमेंट नहीं की। माय गॉड। और मुझे एम्बैरेसमेंट भी हुई, ऑकवर्ड भी लगा बहुत, गुस्सा भी बहुत आया। अच्छा लग रहा था मैं उनसे कहूँ मुझे पैसे नहीं इसके, लेकिन अच्छी बात ये आपको पता था कि पैसे मुझे तो उसी दिन पता चल गया, उसी दिन पता चल गया। ओए होए होए। उसके बाद उन्हीं की मुझे कॉल है कुछ दिन के बाद, उन्होंने कहा जी पीटीवी स्टूडियो आ रहे हैं। पीटीवी नहीं, वो एक प्राइवेट स्टूडियो लाहौर में। अच्छा, मैं वहाँ चला गया, उन्होंने कहा कि जी एक बहुत बड़ा कुकिंग ऑयल ब्रांड है, नाम मेंशन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करना। हाँ, तो वो कमर्शियल बड़ा अच्छा था आपका, तो उसमें हम आपको लेना चाहते हैं। पहले वाले पैसे किधर है? पहले पैसे तो दियो। So, फिर आपको मिले वो पहले पहले पैसे? नहीं आज तक नहीं, देखिए आज तक नहीं मिले। बतूल को पानी ऐसे भरना। ऐसा क्यों आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई? ये प्रेजुडिस क्यों था आपके मेरा साथ? पहला प्रोजेक्ट आपको भी राइट्स के लिए आवाज नहीं आनी चाहिए। मैंने समझा कि शायद ये कोई शौकिया फनकार होगा, शौकिया फनकार है तो उसको बस। वो ब्रेक दे रहे थे ना इन्हें, तो जब आपको ब्रेक दी जा रही है तो फिर शायद पैसे नहीं दिए जाते। सो मेरे लिए वो एक डिसाइसिव मोमेंट भी था कि अगर मैं चाहता तो मैं उस वक्त शोबिज में चला जाता, और मुझे लगा कि शायद अगर मैंने एक और कमर्शियल कर ऐड लिया कर लेते तो तो वो फिर परसेप्शन आपकी बिल्ड हो जाती है, सो फिर आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते न्यूज़ मीडिया में। सो अगर मैं एक और कमर्शियल करता तो मैं आई वुड बी अ गुड सक्सेस स्टोरी इन शोबिज। किस चीज का कमर्शियल? वो एक कुकिंग ऑयल कैसे ब्रांड, पूछा ना, कुकिंग किस ऑयल, चीज का कमर्शियल? कुकिंग ऑयल ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है उसका कमर्शियल। उसके बाद फिर एक ड्रामे की ऑफर आ गई पीटर। आपने किया फिर वो ड्रामा? नहीं, अच्छा, किया। क्योंकि बस मुझे उस वक्त लगा कि अगर मैं इसमें चला गया तो फिर उससे निकलना और फिर परसेप्शन चेंज करना पब्लिक में मुश्किल होगा। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, साजिद हसन साहब बहुत बड़ा नाम है हमारी ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री का, वैसे वो जर्नलिज्म में भी रहे हैं एक जी ज़माने में, बिल्कुल रहे। लेकिन अमीर को चूंकि 1947 का ड्रामा था। नहीं साजिद हसन को आप नहीं जानती हैं। मैंने स्क्रिप्ट जानना चाह रही थी। साजिद जो हसन जो को ड्रामा आपको ऑफर हुआ था आपको ऑफर हुआ। नहीं ये तो 2006-7 की बात है, 6-7 की बात है। सो साजिद हसन साहब आए जर्नलिज्म में, वो बोल पे भी रहे, उन्होंने शो किया, एक और चैनल पे भी रहे, लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं हो सके। सिमिलरली और भी बहुत सारे लोग हैं। सो अगर मैं चला जाता तो मुझे था कि शायद मैं एस्टैब्लिश नहीं हो सकूंगा। सो दैट वाज आई मीन टर्निंग पॉइंट, तो फिर मैंने इसलिए उसको quit या वो जो न्यूज़ ऑन में भी थे कभी वो बाहर नहीं, साजिद हसन दी एक्टर। क्या बात। न्यूज़ में तो नहीं रहे, लेकिन वो बोल में रहे एक आध और चैनल में अच्छा, रहे। एक सवाल आप चारों शख्सियात से, आपकी मीडिया फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री में दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन? मेरा ख्याल है दोस्त ज़्यादा है। दोस्त ज्यादा हैं, क्योंकि होता है ना। देखिए हमारे ना हमारी ये दो स्पेशली तरह नाज़रीन के लिए सवाल है, क्योंकि हमारी उनको दो होता है तरह ना की mindset। दुश्मनी होती है। हाँ, हमारी दो तरह की दुश्मनी होती है। एक दुश्मनी होती है हमारी बहुत लेट हो जाए। एक दूसरे के साथ जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। हाँ, असल मेरा इनके साथ डिफरेंस हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, अरसलान से हो सकता है। एक इस बुनियाद पर दुश्मनियाँ बन जाती हैं। दूसरी होती है कि आप एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं प्रोफेशन में, और हमारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। सो ऐसी तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। मेरा पॉलिटिकल और होगा, उनका और होगा, इनका और होगा। उसमें भी खैर मैंने तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं बनाई, अगर कोई बनाए तो कुछ नहीं कर सकते। हम खुल के एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, मेरे शोज़ में आती हैं, इनके शोज़ में जाता हूँ, बतूल से करते हैं, बट वो मेरा ख्याल वो दुश्मनी नहीं कर सकते उसमें। हम लोग का रिलेशनशिप, अगर सिर्फ मैं अमीर की बात बताऊं आपको, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप शायद एक दहाई पुराना है, लेकिन हमने कभी किसी पॉइंट पे एग्री नहीं किया। बट आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम, सच अ
gem of a person and gem of a profession, and we'd never agree on anything. और दुश्मन नहीं है यार, दुश्मन कोई भी नहीं है लेकिन दोस्त कम है. दोस्त खाली ये कहना सही दुश्मन ही है. लेकिन दोस्त कम है. दुश्मन कोई भी नहीं है लेकिन दोस्त कम है. मेरे दोस्त ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह. दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है. आई मीन दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज व्हाट आई लाइक टू बिलीव इन. क्योंकि ना मैं खुद दुश्मन बनाती हूँ, ना मैं समझती हूँ कि कोई आपको दुश्मन हो सकता है. लाइक अमीर अब्बास सेड कि आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, कहीं प्रोफेशनल जेलसीज होती हैं लोगों को आपके साथ, लेकिन दुश्मनी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. इस हवाले से मैं ब्लेस्ड रही हूँ कि अल्लाह ने दुश्मनों से महफूज रखा है ज़िंदगी में हमेशा. बात क्लियर होगी, दोस्त दुश्मन नहीं है. हाँ, दोस्त बहुत है. दूसरा ये कि आपका अपना दिल, अपनी नीयत साफ रखना बहुत अच्छा होता है. जब आपका दिल साफ होता है, जब आपके दिल में किसी के खिलाफ हसद नहीं होता, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे होते, कोई आपका दोस्त, कोई आपका कॉलीग सक्सेस स्टोरी है तो आपको अच्छा लग रहा होता है, आप उसको अप्रिशिएट, तो फिर आपको वही चीज़ इन रिटर्न मिलती है. फिर इज कॉल्ड कार्मा. ठीक है, सो ये दिस इज कार्मा एक्चुअली. सो मैं हमेशा खुश होती हूँ अमीर अब्बास साहब को सक्सेस मिलती है. और हमारे यहाँ हम लोग साहिबा अप्रिशिएट को नहीं करते. जैसे तो मजाक की बात थी कि जो आपने कहा कि हम तारीफ कर रहे हैं, जैसे मैंने गरीदा की तारीफ की, लेकिन ये ऐसा वाकई है, नहीं लोग तारीफ करते. बिल्कुल सही बात है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए, आपको बिल्कुल करनी चाहिए. दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए. अप्रिशिएट होते हैं. एग्जैक्टली, जब आप तारीफ नहीं कर रहे इसका मतलब है कि आपके आपको दिल दिल में से कहीं क्यों ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ हाँ, लेकिन वो आप उसको आपको फील करने की या उसका बुरा मनाने की भी आपको जरूरत नहीं है. लेकिन कुछ लोग हैं हमारे यहाँ ऐसे. होते हैं, बिल्कुल होते हैं. हमारे कुछ लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, इस फील्ड में है. मतलब आपको स्टॉक करते रहेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, घूरते रहेंगे, बोलेंगे नहीं अच्छे लग रहे हो, आपके बारे में पता करवाते रहेंगे, कभी डायरेक्टली आपको. तो ये ऐसे लोग होते हैं. बिल्कुल, वो पीठ पीछे लगे रहेंगे आपके. मेरे साथ तो पूरी जिंदगी ऐसे हुआ, इसीलिए मेरे कम दोस्त हैं. कम ही रहने चाहिए. मुझे लगता है मुझे में सलाहियत ही नहीं है दोस्त बनाने की. मेरे बहुत कम दोस्त. अच्छा, आप बताएं. वैसे आपका तो कोई दुश्मन नहीं होगा, वो हमें लग रहा है. नहीं, अगर कोई दुश्मनी बना के बैठा हो खुद और मेरे इल्म में ना हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता. लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि फ़लाँ शख्स मेरा दुश्मन है. अच्छा. और दोस्ती मेरे ख्याल से कि एक लफ्ज़ ऐसा एक बड़ा दर्जा है. दोस्त भी ज़्यादा नहीं है मेरे मीडिया में, बहुत कम है जो जिनको मैं दोस्त मानता हूँ. ताल्लुकात, जान पहचान बहुत सारे लोगों के साथ मीडिया में है. ज़्यादातर दोस्त मेरे बाहर जिनके डिफरेंट प्रोफेशंस हैं उनसे हैं, जो मेरे करीबी दोस्त हैं. बस इतनी सी बात है. मेरा ख्याल है जिन लोगों ने स्ट्रगल की हो ना लाइफ में, मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो किसी के दुश्मन हो सकते हैं या उनका कोई दुश्मन जरूर हो सकता है, लेकिन वो किसी का दुश्मन. आपने जब हादसे देखी होती है एग्जैक्टली, तो आपको पता होता है कि जिंदगी कितनी टफ है, या आप बैटल हार्डन होते हैं. Exactly. आप मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं आप बहुत. एग्जैक्टली, लोगों को कैसे आपने डील करना है इन तमाम. और मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं अब ये बहुत इंटेंशनली प्रैक्टिस करती हूँ. कभी कभी मैं प्लान करके भी ये प्रैक्टिस करती हूँ. हम जब छोटे थे या टीनेज में थे, ये जब पता नहीं था कि कोई अच्छी नसीहत कर दे या कोई समझा दे कि गलती नहीं करो, या अगर गलती हो गई तो इट्स ओके. घर से बाहर नहीं मिलती ये चीज़ें. घर वाले तो इतना प्यार देते हैं, आप बिगड़ जाते हो. लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अगर कोई शख्स नया है तो मैं उसको वो ज़रूर कह दूँ जो मुझे किसी ने नहीं कहा. और रोक के किसी की तारीफ कर देना, रोक के बोल देना कि तुम अच्छा कर रहे हो, या ये रोक के बोल देना कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, इस चीज़ की बहुत बुरी तरह कमी है हमारे माशरे में. जी नाज़रीन, मेहमानों के साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. इस सिलसिले को हम इसी तरह से जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी ब्रेक की जाने बढ़ना है. सो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें ईद स्पेशल. हमारी फील्ड में होती है, बहुत बहुत लेग पुलिंग होती है, बहुत होती है हर प्रोफेशन में. हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत है. मीडिया फील्ड में कुछ ज़्यादा ही है. हाँ, मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं करना, लेकिन कीड़े निकालने. हाँ बिल्कुल है. नहीं, आप कीड़े भी ज़रूर निकालें, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली निकालें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें. अच्छा, मेरे पास अब हॉबीज क्या हैं आपकी? गेम, कहीं कोई एंटरटेनमेंट? गेम्स का बहुत शौक था, बहुत खेली है गेम्स अपनी हॉस्टल लाइफ में, बहुत गेम्स खेले. लेकिन अभी तो टाइम नहीं मिलता. मेरा ख्याल अब शायद हमारी एज में प्रॉपर, जिसे आप कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, शायद हाँ कुछ हमारे हैं सीनियर्स, जैसे तलत हुसैन साहब हैं, वो रेगुलरली प्लेस आपका क्रिकेट. टाइम का बहुत फैक्टर, टाइम फैक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. नाउ यू आर माशाल्लाह हेडिंग अ चैनल, तो आपके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता जी है. ऑब्वियसली. इसके अलावा भी आप ओकेजनली तो कर सकते हैं, जैसे हमारे मैचेस होते हैं.
कुछ भी नहीं, सिवाय काम काम काम? मेरी लाइफ में कोई अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं है, सारी हेल्दी। सारी हेल्दी, अनहेल्दी कौन सी एक्टिविटी? कोई अनहेल्दी कौन सी एक्टिविटी unhealthy? नेम एनीथिंग। आज नहीं है, आज नहीं है, लेकिन नहीं, कभी ना कभी एक तो अरसे रही से होगी। नहीं है, एक अरसे से नहीं है, कौन सी कभी ना ऐसा? कभी तो कोई सबसे unhealthy। पहले कौन सी थी? Spill the beans. कोई अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं, कोई सो हेल्दी हेल्दी सब कुछ हेल्दी हेल्दी हेल्दी। बतूल, क्या हॉबीज क्या हैं? कोई गेम पसंद हो अभी भी या आपको भी थी? सोच रही है यार हॉबी अब इस उम्र में बच्चों हॉबी के के पीछे मतलब भागना। सोचना ही उस पड़ता है। इस उम्र इस उम्र में क्या मतलब? बच्चों के कौन पीछे सा भागना is a फेवरेट favorite रही? sports. बिल्कुल। Is a favorite sports बतूल का। यार मुझे यार मैं बहुत स्टूडियस किस्म का बच्चा थी हमेशा, मतलब मुझे स्टेशनरी में किताबों में वो मेरे लिए पूरा एक इवेंट होता था। तो अब तो क्या- मैं अब मेरी क्या मेरी hobby मेरी है? उसी से रिलेटेड अभी भी हैं। आई लव अभी भी रीडिंग। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा रीडिंग में मुझे मज़ा आता है कि मैं टाइम सेल्फिश हो जाती हूँ। मैं अपने प्रोग्राम के लिए नहीं पढ़ी होती, मैं अपनी कोई किताब ख़त्म करी होती क्या हूँ। बात, मुझे हाँ मुझे लगता है कि दैट इज़ समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी, रीडिंग। लेकिन जो आपने स्पोर्ट्स की बात की है, हाँ टीनेज में मैं स्पोर्ट्स करती थी स्कूल और कॉलेज में, लेकिन अब मेरे बच्चे सबसे बड़ा जिम है, फुल बॉडी बड़ा एक्सरसाइज, फुल gym बॉडी बच्चे। एक्सरसाइज, एब्स, Cardio, स्क्वाट्स, कार्डियो सब कुछ, सारी एक्सरसाइज फुल बॉडी एक्सरसाइज। हाँ रीता आप बताएं। I'm quite sporty, quite athletic. Have always been like that. School में, college में, university में. यूनिवर्सिटी में कम थे बट स्कूल कॉलेज में बहुत खेला, बैडमिंटन बहुत खेला है, वॉलीबॉल बहुत खेला है, और छोटी मोटी गेम जो बच्चों की होती है वो तो खैर बहुत ज़्यादा खेलते हैं ना, बट जो मतलब जो टेबल टेनिस बहुत खेला है स्कूल कॉलेज के ज़माने में। अब मेरी हॉबीज़ में वर्कआउट, मैं जिम ना करूँ जिस दिन तो आई कांट सर्वाइव। तो मतलब आपकी फिटनेस से अंदाजा हो रहा है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपको ये मेंटेन करना। सो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक मेरी फिटनेस ट्रेनिंग मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। प्लस सिंस आई हैव ऑलवेज बीन स्पोर्टी एंड एथलेटिक, तो वो फिर आपका ना एक वेंट आउट करने का एक प्रोसेस हो जाता है। और ये करना चाहिए लोगों को। Exactly. सॉरी रीता मैं आपकी बात नहीं, काट रही नहीं, हूँ। लोगों please को go ahead. लगता है कि अगर आपका वेट है ज्यादा तो तभी एक्सरसाइज करना चाहिए। जी। ये अच्छा, आपकी हाँ, ये मेंटल लोगों हेल्थ को के लिए लगता बहुत जरूरी है। इट कीप्स यू Fresh हो हैप्पी, जाती है, जैसे आप stress ज्यादा कम सोच होता है सकते हैं। आपका, एग्जैक्टली हाँ। हाँ। आप और ये सिर्फ easy आपके relax वेट हो लॉस जाते के हैं। लिए नहीं है, आपकी बॉडी मतलब पूरी फंक्शन, एक पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। वो आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं, Exactly. आप रनिंग ले सकते हैं, आप स्विमिंग ले सकते हैं, आप कुछ भी मतलब, बट यू हैव टू एक्सरसाइज डेली एटलीस्ट, टेक टाइम फॉर दैट। प्लस ताकि नाज़रीन जो ना वो एंकर्स की बात बड़ा फॉलो करते हैं। ये देख और Yes. और ये जो आप बड़ी वेंट आउट जरूरी कह रही है ना, आप कुछ नहीं कर सकते अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप घर में एक पंचिंग बैग लटका लें और पंचिंग कर लिया करें। लेकिन अभी मुझे लगता है रनिंग हेल्प, नहीं नहीं, ये इट्स वेरी वेरी हेल्दी। ये भी हेल्प करता होगा, लेकिन जो भागना है ना, मुझे नहीं, मैं वो तो जिम नहीं running करती, मैंने कभी जिम नहीं exercise किया। हो। मैंने इलेक्ट्रिकल किया है अपनी शादी से 1 महीना पहले, वो कि यार चलो अभी। लेकिन मुझे एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि रनिंग जो है ना, वो आपका सारा गुस्सा निकालती है। दिस इज ट्रू, हाँ रनिंग, दैट्स राइट, Running. दैट्स राइट। रनिंग। अच्छा, मेरे तो गुस्सा नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट जो सारा दिन का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, तो आपको एक रिलैक्स, एग्जैक्टली, तो एक्सरसाइज करना मेरे लिए एक मेडिटेशन की तरह होता है कि जो वो मेरा एक मी टाइम होता है कि जहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ, मजा ले रही हूँ अपने, मतलब आप यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। प्लस पढ़ना मुझे पसंद है, फिक्शन रीडिंग खास तौर पे। सो मूवीज देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स। हाँ, फरीदा, अब तो एक नई फरीदा एडिक्शन की होगी। किताबों के नाम ठीक से बता देना प्लीज। ये ना हो कि कोई एडिट करके ना पूरा बताओ किताब का नाम और राइटर, समझ रही है ना आप? वरना वो फिक्शन इन वरना हिस्ट्री हो वो जाएगा। मुझे क्या था, वो क्या जुमला, फिक्शन में हिस्ट्री पसंद है वो वैसे दैट इज अ जॉनर एक्चुअली, दैट इज एक्चुअली, अच्छा रियली? नहीं, मैंने सिर्फ आपसे कहा कि ध्यान से यार, हाँ, क्योंकि क्योंकि एडिट कर देते हैं लोग। हिस्ट्री बनाने में बड़े माहिर हैं। देखिए, हिस्ट्री फिक्शनल हिस्ट्री। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हिस्ट्री आप लोगों ने देखा ना, फिर सॉरी बात काट रही, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिक्शनल हिस्ट्री पर बनी हुई एक मूवी है, और एक वो बहुत ज्यादा मशहूर गेम ऑफ थ्रोन्स, दैट इज फिक्शनल नॉवल बेस्ड भी, तारीखी नॉवल भी तो होते हैं अभी ना। नेटफ्लिक्स पे वाइकिंग्स वैलहल्ला, आई डोंट नो वाइकिंग्स आप लोगों में से किसी ने, जी, जी, बिल्कुल। दैट्स अगेन फिक्शनल हिस्ट्री, हिस्ट्री है बट उसमें फिक्शन का बहुत है, तो दैट इज एक्चुअली जॉनरा, बट एनीवे। लेकिन जो आप कहना चाह रही थी, नहीं, आई एम नॉट पुलिंग द पर्सनस लेग, मैं सिर्फ आपको थोड़ा मुतनब्बे करी। नहीं, हमने किसी का नाम तो नहीं लिया। मैं जी बचपन से बहुत क्रेजी रहा हूँ क्रिकेट को लेके, और बचपन में देखने की हद तक और खेलने की हद तक था, अब सिर्फ देखने की हद तक रह गया है। बट
क्रेजी जब मैं लफ्ज यूज करता हूँ तो मैं इतना क्रेजी हूँ कि मैं टेस्ट मैच भी पूरे फॉलो Oh my करता हूँ। God. नॉट Anti-peristaltic वॉचिंग movement हो ऑन रही है मुझे। स्क्रीन बट मैं स्कोर्स चीज़ें उनसे अपडेटेड मोबाइल होता हूँ। फोन पे अपडेट रहना। इस हद तक मतलब कि मैं 5 दिन का टेस्ट मैच तो आपने खेली भी क्यों? नॉट ओनली कि पाकिस्तान खेल रहा हो, किसी और मुल्क का भी टेस्ट मैच चल रहा हो तो वो अच्छा भी मुझे तो भी हाँ, हमारे काफी एंकर्स हैं जिनको क्रिकेट का मतलब बहुत अभी शौक है। हामिद शायद आप मीर लोगों को साहब नहीं पता होगा कि बांग्लादेश और आयरलैंड के मैचेस चल रहे थे टेस्ट मैच। My God. इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं? इसके अलावा आई लव ट्रैवलिंग जी। मैंने कोविड में ये जो अभी नेटफ्लिक्स की बात हो रही थी और सीरीज और स्क्रीन, मेरी अपनी इस पे एक अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने तौबा कर ली थी कि मुझे स्क्रीन एडिक्शन नहीं करनी। अच्छा। ये सीजन्स वाली खास तौर पे मूवी 2 घंटे 10 मिनट तक ठीक है, ठीक है, ये लंबी चलेगा, मूवी भी गुजारा नहीं कर देखनी। लेंगे। ये जो सीजन वाला काम है ये बड़ा काम खराब करता है, तो मैं उस स्क्रीन वाले मामले से बहुत दूर हूँ। वीडियो गेम्स येस आई डू प्ले, बाकी बोर्ड गेम्स मैं खेल लेता हूँ दोस्तों के साथ, आई लव डूइंग। ट्रैवलिंग आई टोल्ड यू मुझे बड़ी पसंद है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि अभी कुछ अरसे से नहीं कर पा रहा हूँ। महंगाई बहुत बस होती ये है। महंगाई हो गई है, इट्स अ रियलिटी। बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई। मैं It's a I used to- reality. मैंने 50,000 रुपए में भी रिटर्न टिकट अमेरिका के लिए हुआ है, जो भी 5 कैसे प्लीज बताइए मुझे, अमेरिका बहुत पुरानी। प्लीज बताइए। नहीं इतने एक साल पहले खरीद के, एक साल पहले खरीद के। नहीं एक साल नहीं, ये 2016 और 15 की बात है। ये आज से काफी पाँच पुराने। पाँच सात साल पुराने पहले। की बात cheap मिल 5-7 जाता साल है। 5-7 साल tickets पहले ले लो तो। 25,000 रुपए तक तो दुबई का रिटर्न टिकट आपको 28-23,000 रुपए So, ये आप जो कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग अब अफोर्डेबल नहीं है, जो प्ले ट्रिप होता है अब अफोर्डेबल नहीं है। कन्वर्जन रेट हमारा ना, अभी एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी, फिर जब मैंने कन्वर्जन रेट देखा, ये देखा कि मुझे अगर बाकी चीज़ें कवर्ड भी हैं तो मेरा 6 लाख रुपया जो है वो 2,000 यूरो बनेगा। तो रहने देते हैं। रहने देते हैं, वही मुल्क दोबारा देख के। यूरो और पाउंड वाली ट्रैवलिंग तो हो ही नहीं सकती, डॉलर वाली घूमने में। सर तीनों की नहीं हो सकती, अब तो खैर तीनों की नहीं हो सकती, तीनों की नहीं हो पाउंड सकती। और यूरो तो बहुत ऊपर अभी चला ये कोई मलेशिया थाईलैंड शाईलैंड बंदा जा सकता है। चले यहाँ तक भी गुजारा कर ले। कोई बात नहीं। अमीर अब्बास साहब जब खुश होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं? क्या सोच रहे होते हैं या कैसे खुशी का इजहार करते हैं? क्या उस वक्त माइंड में क्या आ रहा होता है और आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं? कौन सी बात, कौन सी सोच, कौन सा लम्हा आपको ज्यादा खुशी दे रहा होता है? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। खुश नहीं हो? नहीं वो जरा जितना मुश्किल सवाल है मैं वो जवाब मुश्किल देना चाह रहा हूँ। Dear to me is my very old colleague. अच्छा मैं सवाल मुश्किल चारों जवाब- से है, तो अभी से सोच लें। मैं मुश्किल जवाब जरा दे रहा वरना जब खुश हो रहा होता है I'll bail you out, तो खुश होता है। खुश होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका तो आपके सहने से खुशी होती है। मैं वो नहीं तो- बस just celebrating, खुशी तो कोई- किसी कोई लम्हे में भी हो happy सकती है। hormones कोई active होते स्पेशल हैं। मोमेंट, कोई स्पेशल बात, कोई भी ऐसी हैपनिंग, कोई भी लम्हा हो सकता है। वो कोई भी लम्हा हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता मतलब हम इसको What ऐसे makes you खुश हैं let me हाँ, अभी खुश- हम गपशप लगा रहे हैं, खाना पड़ा रहा है, जो हम rephrase खा the नहीं रहे। question. मैं सवाल rephrase कर दूं? हाँ जी, कर आपके लें, लिए? कर लें, कर लें। What makes you happy? This is सो मेनी थिंग्स, फूड फूड, what makes you happy? कंपनी, दोस्तों के साथ, ट्रैवलिंग, बहुत कुछ है। काम आपका अच्छा, आप अच्छा काम कर लें, आप खुश हो जाते तो हैं। हो जाता है, आप अच्छा शो कर लें। एग्जैक्टली आपको कंटेंटमेंट होती है, हाँ, खुशी अगले मिलती 4 है घंटे आपको। अच्छे गुजर जाते हैं। आप किसी के साथ कोई अच्छाई खुशी कर के तो दें बहुत सारे exactly. कॉजेज हो सकते हैं। लेकिन बहुत लेकिन simple जो आपने कहा ना language खुश भी, होते हुए क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, खुश होते हैं। हाँ, मतलब ये क्या बात है कि खुश हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कुछ तब भी नहीं सोच सोचते रहे हैं यार, खुश होके भी सोचते हैं। माइंड में होता है, कुछ चल रहा होता किसने है। ये सवाल दिया है आपको? शायद आपके अपने दिमाग की तरह। ये नाज़रीन के लिए कि हमारे जब एंकर्स कुछ होते हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा होता है? कुछ खुशी? एक्स्ट्रा या बस Just- खुशी, just उसी happiness, लम्हे को just enjoy कर रहे होते ओके हैं। ओके, तो अमीर का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। नहीं वो किसी भी तरह से हो सकती है ना। मतलब जैसे ट्रैवलिंग की बात हो रही थी, तो अगर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड खुशी आप महसूस कर रहे हैं तो आप प्लान करेंगे कि अच्छा मुझे वहाँ जाना है, आप अपना बोर्डिंग लॉजिंग प्लान करेंगे, आपने वहाँ किसको मिलना है। अच्छा, वो अपनी एक एक्साइटमेंट होती है हाँ। और वो इतनी टायरिंग, इतनी एग्जॉस्टिंग होती है, बट आपको मजा आता है उस एपिसोड में भी। और मुझे तो ट्रैवल के बाद कम से कम 1 हफ्ता चाहिए होता है जेट लैग, एक हफ्ते के जेट लैग होता है। टू वाइंड डाउन, टू जस्ट गेट माय सेल्फ बैक इन द ग्रूव, जोन में वापस आने के अपने जोन में वापस आने के लिए। एग्जैक्टली एक हफ्ता कम से कम चाहिए। मैं अगर यहाँ पे इंटरसिटी ट्रेवल कर लूँ, इस्लामाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद से कराची, वापस आके 2 दिन मेरी बॉडी को चाहिए। और मुझे भी मुझे जोन चेंज करने के लिए 2 दिन अखबार पढ़ना पड़ता है। मैं जोन आउट हो जाती हूँ। सीरियसली टाइम लैप्स। आहिस्ता अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है, तो अब हम वापस ईद की रूटीन पे आ जाते हैं। हमारे एंकर्स के बारे में हमारे और हम नाज़रीन खा ने नहीं रहे, हमने बाकियों खा से- नहीं रहे। मतलब मैंने 3-4 दफा Why are खाया we है। not eating? अमीर अब्बास साहब ने महवेश आपने हिस्सा बाकियों से डाल दिया। पूछा नहीं कि उन्हें क्या खुश कैसे खुश होगा? हम सब बोलते थे वो उन्होंने इन्वॉल्व अपनी बीच में इन्वॉल्वमेंट डाल दी। अच्छा, लेकिन कुछ आपने भी सोच सकते हैं, कुछ भी हो चीज़, सकता है। कोई भी चीज़ हाँ, खुशी अरसलान देती नहीं है बोले आपको। बीच में। मैं खुशी बड़ा कम होता है। चलो तुसी दे
इस दुनिया की गर्ल मुका दे, सवाल ही खत्म कर, क्योंकि मैं अभी तक नहीं प्रोसेस कर पाया हूँ इनके सवाल को। चले इस to be सवाल को honest. हम स्किप कर लेकिन देते हैं। खुशी What is happiness? हर बंदे की अपनी उसकी एक डेफिनेशन होती बात है। भी है, जो चीज़ उसके पास नहीं है वो हासिल कर बट लेना द खुशी, एक्चुअल किसी से मिल डेफिनेशन लेना ऑफ हैप्पीनेस खुशी। इज कि आप अंदर से मुतमईन रहें। ईदी मिल जाए तो खुशी। लेकिन जैसे गरीदा ने कहा ना कि अगर आपको अपना काम पसंद है हाँ तो काम अच्छा हो गया चाहे कोई फीडबैक नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता है। आप कंटेंट वो होते हैं सेंस ऑफ वैसे। अचीवमेंट भी एक होती है आपको उसमें। लेकिन मेरे लिए मैं खुश तब से सबसे ज़्यादा तब होती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं सब डिपार्टमेंट्स में मैंने अपनी इनपुट दी है। मैनेजमेंट जबरदस्त काम के मुझे हवाले अपनी से यानी नहीं कि, हाँ, सिर्फ काम नहीं, बच्चे, ठीक घर, ठीक है, पर्सनल प्रोफेशनल जिंदगी, हाँ प्रोफेशनल, मुझे जब मैं अच्छा मैनेज करती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। जबरदस्त। चैनल प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म होने वाला। मेरे पास अब पैगाम नाज़रीन को क्या देंगे, क्या कहना ईद का चाहेंगे? पैगाम, ईद का पैगाम एंजॉय करें जी ज़िंदगी। इस मुल्क के हालात तो ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मुस्तकबिल करीब ये में। अगर करंट अफेयर एंकर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, आवाम ने घबरा जाना है। अच्छा मैं वैसे आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ एक होता है जी ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म। मैं वैसे ऑप्टिमिज्म का कायल उस हद तक हूँ जहाँ तक है ऑप्टिमिज्म। अगर नहीं है ऑप्टिमिज्म तो आपको आप अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, अपनी फैमिली को टाइम देने की कोशिश करें, और बतौर सिटीजन, जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, किसी ने इस मुल्क के साथ कुछ नहीं करना। आप नहीं करना है अगर आपने कुछ कर लिया। आर्टिकल 5 की तशरीह कर दी है अमीर ने, लॉयल्टी टू द स्टेट। बस आप अपना करें। दिस इज व्हाट आई मीन वन कैन डू। जबरदस्त। बतूल पैगाम क्या ईद पे नाज़रीन पैगाम के लिए ईद का पैगाम कुछ भी कहना चाहिए आपने? जो मुझे लगता है अवेलेबल रहे सबके लिए, किसी को ये ना शो करवाएं ऐसे मौके पे कि आई एम नॉट, आई थिंक वी शुड बी अवेलेबल। दिल नहीं भी चाह रहा फिर भी अच्छे तरीके से बात कर लो। ये बात अगर पैसे नहीं भी हैं फिर भी दे दो। जस्ट बी गेट योरसेल्फ अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। बहुत खूबसूरत मैसेज, वेरी नाइस। ईद का पैगाम, आई थिंक ईद पे कोई पैगाम नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि आप एंजॉय करें, दैट्स इट। कोई भाषण नहीं, नथिंग एट ऑल, जस्ट प्लेन एंजॉय, जस्ट हैव फन। ठीक है, मैं लाइफ सिंपलीफाई कर देता हूँ। ईद का पैगाम सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद। दिस इज गुड। बहुत बहुत ईद मुबारक। सीरियसली आई मीन वी नो कि लाइफ इज टफ, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बट ये त्यौहार होते ही इसीलिए हैं कि आप बाकी जो स्ट्रेस एंड एंजाइटीज ऑफ द लाइफ है, जो बाकी साल की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको जरा कुछ देर के लिए भुला के साइड पे रखें। हाँ, और अगर आप इस काबिल हैं कि आप अच्छी ईद मना सकते हैं तो थोड़ा सा दे दिला दें लोगों को, आपके आसपास बहुत लोग। तो आई थिंक दैट्स इट। एंड ईद मुबारक वंस अगेन। ईद मुबारक। अच्छा, मैंने तो दे दिया दे दिया, पहले पैगाम दे दिया। वेल, बहुत शुक्रिया वरीदा साहिबा आपका, Thank you so much. शान साहब आपका, अमीर साहब आपका, बतूल साहिबा आपका, और आपका भी वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप चारों से माशाल्लाह मिलके, और यकीनन हमारे नाज़रीन भी बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि आज उनकी पसंदीदा शख्सियत हमारे साथ थी और दिल खोल के जो है वो हमने बातें की, और ऐसी बातें जो आप उनके बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि ये चारों माशाल्लाह हमारे करंट अफेयर एंकर्स हैं और आपको लगता होगा कितनी टिपिकल और कितनी टफ इनकी लाइफ होती होगी, लेकिन आपने आज खुद सुन लिया कि कितने ही खूबसूरत और कहते हैं ना कि जिंदा दिल लोग हैं और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों को भी यही मशवरा देते हैं कि खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें। मुश्किलात है, मुश्किल वक्त तो आता रहता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आप कोशिश करें अपनी बजाते खुद जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको निभाने की कोशिश करें। प्रोग्राम का वक्त चुके इख्तिताम की जाने पर, तो एक छोटा सा पैगाम मैं भी ज़रूर देना चाहूँगी। ख़ासकर जब हम ईद की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, जो पुलिस अफसरान मौजूद होते हैं, उनको भी ज़रूर ईद मिला करें, ईद मुबारक कहा करें, क्योंकि वो अपनी फैमिली से अलग होते हैं। तो जब आप उनसे मुंह मोड़ के निकल जाते हैं तो उनकी आंखों में भी एक दर्द जो है वो दिखाई देता है। तो ये पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि इस बात का जो है वो लाजमी ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। एक दफ़ा फिर आप तमाम देखने वालों को सच टीवी की जानिब से और मेरी जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने के बाद।